जिनवू, जो दुनिया में सबसे कमजोर गंदी शक्ल वाली अकेले हंटर के रूप में जाना जाता है, वो एक डंजन में मरते मरते बचता है और उसको उस एक्सपीरियंस से एक एबिलिटी मिलती है लेवल अप करने की, जिसकी मदद से उसकी गंदी शक्ल अच्छी होने लगती है और वो जीरो से हीरो बन जाता है। पर ये बकलोली शुरू होती कैसे है, चलिए जानते हैं। एक सुनसान आइलैंड पर कुछ हंटर्स का ग्रुप, जिनको डर नहीं लगता है, वो विशाल चींटियों के साथ कुश्ती कर रहे होते हैं। उनका लीडर सीधे उन विशाल चींटियों में से एक के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी टीम को भाषण देकर एकजुट करता है कि कुछ भी हो जाए उन्हें टिके रहना है और लड़ते रहना है, पीछे हटने की सोचना भी मत। हंटर का एक और ग्रुप इन विशाल चींटियों से ठुकाई करवा रहा है और उनका लीडर अपनी मौत का वेट कर रहा है। यहाँ तक कि इन चींटियों में से एक चींटी तो उसको चौमिन समझकर खा रही है। वो हंटर भी सोच रहा है कि आज की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर एक आदमी आसमान से टपकता है और अपनी हीलिंग पावर के साथ बंदे को बचा लेता है। यह आदमी अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और लीडर को ठीक कर देता है। लीडर चिल्लाकर बंदे को बचने के लिए बोलता है जिसपे हमला होने वाला है, लेकिन उसकी जान जल्दी ही बच जाती है। जिस हंटर ने उसे बचाया वो अपने दोस्तों को अपने सिग्नल पर हमला करने के लिए बोलता है। टीम का अगला बंदा चींटियों की चटनी बनाने वाली मशीन है और पहले वाले ग्रुप को एहसास होता है कि वो तो एनिमे के साइड कैरेक्टर थे और उनकी आंखें खुली रह जाती हैं जब वो बंदा चींटियों की चटनी बनाता है। वह बिना पसीना बहाए लाल चींटियों को खत्म कर देता है, लेकिन फिर एक ग्रेट खली से भी बड़ी आकार की अल्बाइनो चींटी की एंट्री होती है। टीम डिसाइड करती है कि वो बिग बॉस चींटी को पिलेगा और तब तक हीलर अपने जादू से जख्मी लोगों को ठीक कर देगा। ये सख्त लोंडे एक्शन में आ जाते हैं। अल्बाइनो चींटी के खौफनाक और गंदे चेहरे के हाथों को फाड़ने के लिए वो उनकी तेल लगाकर मारते हैं। फिर टॉप वाला एस रैंक वॉरियर उन चींटियों की पिटाई चालू कर देता है और बड़ी वाइट चींटियों की चटनी निकाल देता है, लेकिन जैसे ही वो जीत कर डांस करने वाले होते हैं, अल्बाइनो चींटियों की सीना ऐसे आती है जैसे फ्री में मिल रहे भंडारे में लोग आते हैं और पता चलता है कि ये बड़ी चींटियां तो केवल ट्रेलर थी, अभी पूरी फिल्म तो बाकी है। लेकिन इन हंटर्स को किसी बात का डर नहीं है क्योंकि ये सारी चींटियां मेरा मतलब चालाक है। मैजिक वाला बंदा अपने मैजिक से बीस्ट को रिचार्ज करता है और मसल की दुकान हल्क मोड में एक्टिवेट हो जाती है। शहर से लोग उनकी लड़ाई को बढ़ते हुए देख सकते हैं और ये बंदा जिसका नाम चोई है को राहत मिलती है कि वो ठीक टाइम पर पहुंच गए। चोई शहर में चींटियों की एक बड़ी सेना से लड़ रहा है और अपनी आग की लपटों से सबको जला देता है और उनको कोयले में बदल देता है और उसकी मच्छर मारने वाली टीम फाइट के लिए रेडी है। पर ये सब बकलोली की शुरुआत हुई कैसे, और हमें पता चलता है हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं और एक गंदे हेयर स्टाइल वाला बंदा पार्क टहलते हुए आता है और बताता है कि उसे डंजन में तैरने जाना है क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ फुटबॉल खेलकर उसको मोटा कर दिया है और अब उसको पैसे की जरूरत है डिलीवरी के लिए। फिर एक गंदी शक्ल वाला बंदा आता है, इसको देखने के बाद पीटने का मन करता है और इसका नाम है जिनवू और हर कोई उसको नमस्ते बोलता है। पार्क हैरान होकर पूछता है कि क्या ये जिनवू कोई खास बंदा है क्या, लेकिन पता चला कि वो एक ई रैंक हंटर है, मतलब सबसे कमजोर, बदसूरत, अकेला और गंदी शक्ल वाला, और जो उसने लास्ट टाइम सबसे आसान डंजन में अपनी ठुकाई करवाई थी ना, उसके बारे में तो पूछो ही मत। वो दोनों जिनवू की शक्ल गंदी है, इस बात को आराम से करने की कोशिश करते हैं ताकि जिनवू उनको सुन ना पाए, पर जिनवू के कान चमगादड़ की तरह हैं और शक्ल भी, इसलिए वो सब कुछ सुन लेता है उसी गंदी शक्ल के बारे में। फिर जूही आती है अपने हिलाते हुए बाल नोटी उड़ा के और पूछती है जिनवू से कि उसके गंदे थोपड़े पर पट्टी क्यों लगी हुई है। वो बताता है कि उसकी ई रैंक डंजन में काफी ठुकाई हुई है क्योंकि मानो या ना मानो उसकी जो टीम थी ना उसमें कोई हीलर ही नहीं था क्योंकि उसके दोस्त सख्त लौंडे थे। उन्हें लगा कि उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं है। जूही इस बात से खुश नहीं है और उसकी दोस्तों को माँ बहन की गाली देती है, लेकिन जिनवू अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि उसकी शक्ल गंदी है, अकल उसमें है नहीं और गुफा कोई भी हो वो अपनी ठुकाई करवाने में माहिर है। तभी लीडर सोंगची सभी को इकट्ठा करता है। वे सभी उत्साहित हैं क्योंकि सोंगची एक टॉप लेवल का हंटर है और जैसे ही वो सब गेट में एंट्री लेने की तैयारी करते हैं, किम जिनवू को अपने पिछवाड़े को संभालने के लिए कहता है। उसे चिंता है कि वो अपनी ठुकाई न कराने लग जाए फिर से, और पता चलता है कि जिनवू के पास एक बेकार सा चाकू है क्योंकि वे गंदी शक्ल के साथ साथ एक भिखारी भी है, लेकिन वो इस मिशन को पूरा करने के लिए रेडी है, इसलिए वो दृढ़ निश्चय के साथ गेट में एंट्री लेता है। शहर के दूसरे हिस्से में हम चेयरमैन गनही को देखते हैं जिसको हम दादाजी बोलेंगे। वो ये बताता है कि हंटर्स ऐसे स्टोन को बेचकर काफी सारा पैसा कमाते हैं और ये स्टोन उन्हें मॉन्स्टर्स को मारने से मिलते हैं। ये स्टोन्स खजाने की तरह है क्योंकि इनका उपयोग टॉप लेवल के शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए किया जाता है और माना क्रिस्टल भी सेम है, थोड़े वैसे ही हैं लेकिन वो थोड़े कम फेमस हैं। सरकार इन स्टोन्स और क्रिस्टल का इस्तेमाल बिजली बनाने के नंबर 1 टूल के रूप में करना चाहती है क्योंकि वे बहुत उपयोगी हैं और हवा को भी खराब नहीं करते हैं। जिनवू की ठुकाई की जगह पर वापस जिनवू अपना पहला एसेंस स्टोन हासिल करता है, लेकिन एक गॉब्लिन उसकी बैंड बजाने का फैसला करता है। जिनवू भी बैंड बजवाने
बनवाने के लिए रेडी है, लेकिन उसका भरोसेमंद चाकू उसको मेरी गर्लफ्रेंड की तरह धोखा दे देता है और मेरे दिल की तरह टूट जाता है, जिससे वो मेरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है और उसमें मेरी गर्लफ्रेंड की तरह घुस जाता है। चाकू पार्क उसकी हेल्प करने आता है और गॉब्लिन को मार डालता है और जूही उसको हील करती है और दोनों अपने दोस्तों को मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखते हैं। वो डंजन के बॉस की ठुकाई कर देते हैं और उसके पिछवाड़े के ऊपर नाचकर पार्टी करते हैं, लेकिन जूही अपना सिर खुजाकर सोच रही है कि जिनवू अभी तक हंटर क्यों बना हुआ है और बोलती है कि वो उसकी ठुकाई देखकर काफी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी ऐसी तैसी करवा लेता है। वो सब लूट का माल इकट्ठा करते हैं। तभी एक और हंटर आता है और एक गुप्त सुरंग के बारे में बताता है। सबका उत्साह बढ़ जाता है क्योंकि ये एक डबल डंजन है, यानी दोनों लूट। लेकिन फिर सोंगची ने रूल याद दिलाया कि वो उस गुफा में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें हंटर एसोसिएशन की परमिशन चाहिएगी उसके लिए। किम उस लूट को हड़पने के लिए नियम तोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन सोंगची के पास इसका फैसला लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो सुझाव देता है कि वोट करते हैं। जूही और ग्रुप के आधे लोग डंजन को ना कहते हैं, पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि गंदी शक्ल वाले जिनवू ने अभी तक वोट नहीं दिया है और उसका वोट डिसाइड करेगा कि वो गुफा में जाएंगे या नहीं। लेकिन वो जानता है कि उसका डिसीजन जीवन या मृत्यु हो सकता है। एक और तो वो सोच रहा है कि ज्यादा ठुकाई हुई तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर उसके सामने आती है उसकी असलियत। उसके पिता कामवाली के साथ भाग गए थे क्योंकि वो उसकी गंदी शक्ल को नहीं देख सकते थे। उसकी माँ भी अस्पताल में चली गई जिनवू की गंदी शक्ल देखने के बाद, और उसकी बहन अभी भी स्कूल में है। उसकी दहेज का खर्चा भी तो उसको देखना है। तो एक सास के साथ वह कहता है लेटाओ जूही को। मेरा मतलब है कि वो कहता है चलो सुरंग में एंट्री करते हैं। इस बीच कर्मचारी नए हंटर्स को रैंक बताने के काम में लगे हुए हैं और हम हंटर गिल्ड के बॉस गिल्ड मास्टर चोई से मिलते हैं, जो अपने चेलों को होनहार नए बंदों का पता लगाने के लिए कहता है क्योंकि उसे गिल्ड में और अधिक लोगों की आवश्यकता है। तभी हम देखते हैं कि चोर एक बैग चुरा कर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की सुपर हीरो की तरह झपट्टा मारकर बैग को वापस ले लेती है और चोरों को हिला देती है। मेरा मतलब है चोरों की दुनिया हिला देती है। वो बैग उस लड़की को वापस कर देती है, लेकिन भीड़ उसे एस रैंक हंटर चा के रूप में पहचान लेती है। लेकिन लड़की को फेमस होना पसंद नहीं है, इसलिए वो इमारतों से बंदरिया की तरह छलांग लगाकर भाग जाती है। डंजन में वापस सब गुफा में और अंदर जाते हैं और जूही जिनवू की चॉइस के बारे में काफी ज्यादा गुस्सा है और उसको उस टाइम की याद दिलाती है जब वो मौत के दरवाजे पर था। जिनवू उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसका पिछवाड़ा बचाया था और जूही सुझाव देती है उसे थैंक यू नहीं चाहिए, उसको जिनवू को चाहिए। साथ चाहिए उसको जिनवू का। डिनर पार्टी पर जिसको सुन जिनवू छोटी बच्ची की तरह शर्मा जाता है। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है और उन्हें लगता है कि इसके पीछे ही बिग बॉस छिपा होगा। शहर में वापस हंटर्स का एक ग्रुप दादाजी का एक वीडियो देख रहा है जिसमें वो बताते हैं कि ये पोर्टल्स लगभग 10 सालों से मौजूद है और डंजन अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। एक हंटर होना एक खतरनाक काम है। रेड के टाइम पर प्रो लेवल के हंटर को भी सावधान रहना होता है। वहाँ घमंड की कोई जगह नहीं है, बस एक ही रूल है, सतर्क रहे, सावधान रहे। लेकिन डंजन में हमारे पास गधों का यह ग्रुप है जो पूरी तरह से रूल को भूल चुका है। वे इस रहस्य में सुपर स्केची दिखने वाले कमरे में इस तरह से टहल रहे हैं जैसे कि ये उनकी नानी का घर हो। अंदर उन्हें काफी सारे स्टैचू मिलते हैं और जिनवू ने एक स्टैचू देखा जो बाकी सभी की तुलना में बहुत बड़ा है। हर कोई अपना सिर खुजाकर सोच रहा है कि मॉन्स्टर कहाँ है। उन्हें वहाँ एक नियमों वाला एक पुराना बोर्ड मिलता है और सोंगची ने इसे पढ़कर बताया इसमें क्या बकलौनी लिखी है। इस बोर्ड पे 3 रूल लिखे हैं। पहला है भगवान की पूजा करो, दूसरा है गॉड को अपनी आस्था दिखाओ और लास्ट में है अपनी आस्था साबित करो, अन्यथा वो कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी जूही ने देखा कि विशाल मूर्ति उसके मिलकर्स को अपनी गंदी नजर से देख रही है और अचानक दरवाजा बंद हो गया जिससे सभी की हवा निकल गई। एक हंटर कहता है कि हमने गलती कर दी है और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन एक स्टैचू उस पर हमला करता है जिससे उसकी चटनी बन जाती है और वो एक पल में ही खत्म हो जाता है। हर कोई खौफ में आ जाता है और वो सोचते हैं कि वे कैसे बचेंगे। जिनवू को ये अजीब लगता है कि स्टैचू डी रैंक होने के बावजूद काफी शक्तिशाली है। जैसे ही वो विशाल स्टैचू को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके पिछवाड़े को देख रहा है। रेड के दौरान जो उसकी ठुकाई हुई थी उसको उसकी याद आने लगती है, जहाँ वो दूसरों के मुकाबले बहुत कमजोर था। इसके बावजूद उसने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे कुछ बुरा होने वाला है एहसास होता है, इसलिए वह सभी को छिपने के लिए कहता है। अचानक स्टैचू एक लेजर बीम से हमला करता है जिससे जो कुछ भी उसके सामने आता है वो खत्म हो जाता है।
सबकी फट जाती है और जूही कांपने लगती है। जिन्हों अपना सिर खुजाकर सोच रहा है कि वो इस खतरे में कैसे पड़ गया। बचने का कोई रास्ता न मिलने पर उसे लगता है कि अब तो वो गए भगवान के पास। सबकी डर की मारी फटने लगती है और सॉन्गची सभी को चेतावनी देता है कि कोई भी हिलाना मत, मेरा मतलब है हिलना मत, क्योंकि वो मूर्ति उनके साथ फिर से लेजर लाइट के साथ खेल सकती है। वो जिन्हों के पास आता है और पूछता है कि इतना बड़ा वाला पट्टू होने के बाद भी उसने खतरे को कैसे जान लिया। जिन्हों बताता है कि उसके पेट की गुड़गुड़ से उसे पता चला। सॉन्गची पूछता है कि कल रात को मूली के पराठे खाए होंगे ना तूने, और जिन्हों बोलता है माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। लेकिन फिर जिन्होंने देखा कि सॉन्गची का तो एक हाथी गायब है और सॉन्गची जिन्हों से खून को रोकने में मदद करने के लिए कहता है और वो कुछ पट्टियां निकालता है, ये बताते हुए कि वो जूही से मदद मांगने वाला था, लेकिन मुश्किल के टाइम पर सबसे पहले उसकी हवा टाइट होती है। यही वजह है कि बी रैंक हीलर होने के बावजूद भी वो आसान कामों के लिए अप्लाई करती है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा वाला झेल नहीं सकती है खतरा। सॉन्गची बताता है कि वो बी रैंक डंजन में जा चुका है, लेकिन ये बड़ी वाली मूर्ति का लेवल तो कुछ और ही है। उसे लगता है कि ये एस रैंक डंजन वाली मूर्ति होगी। वो टैबलेट पे लिखे नियमों को याद करता है और जिन्हों अपने छोटे दिमाग से सोचता है कि ये विशाल मूर्ति गॉड है। सॉन्गची को लगता है कि वो सब बिल्ली है इस बड़े शेर के सामने और उन्हें जल्दी से भागने का कोई डंजन में वापस। सॉन्गची भागने की योजना बनाने में अपना दिमाग लगा रहा है, तभी एक हंटर की डर के मारे कुछ ज्यादा ही फट जाती है और वो तेजी से भागता है। मूर्ति तुरंत उस पर हमला करती है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। लगता है वो अपने क्रॉक्स को स्पोर्ट्स मोड में डालना भूल गया होगा। इसे देखते हुए जिन्हों समझ जाता है कि अगर मूर्ति चाहे तो उन्हें आसानी से मार सकती है। वो टैबलेट पर लिखे नियमों को याद करता है और सॉन्गची से उसके बारे में पूछता है। सॉन्गची बताता है कि पहला नियम था गॉड की पूजा करो। जिन्हों अपनी चिंता न करते हुए खड़ा होने का फैसला करता है। सॉन्गची उसे ऐसा करने से रोकता है, उसके बावजूद वो खड़ा होता है। हालांकि सॉन्गची जिन्हों के जीने के दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता है। जैसे ही गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से गोली मारने वाली होती है, जिन्हों चुपचाप झुक जाता है हमले से बचने के लिए और गॉड की मूर्ति फिर उसके पीछे से ले लेती है। जिन्हों सभी को ऐसा करने की सलाह देता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो अभी झुकेंगी तो वो टुकेंगी नहीं। ना चाहते हुए भी वे सभी झुक जाते हैं और मूर्ति की आंखें बंद हो जाती है, पर सबकी फटके 4 हो जाती है जब वो मूर्ति को हंसते हुए देखते हैं। पार्क उन्हें आश्वस्त करता है कि सब ठीक है, लेकिन उनकी ठुकाई तो अभी बस चालू हुई है, क्योंकि मूर्ति खड़ी होकर चलने लगती है और सबकी हवा टाइट हो जाती है। जिन्हों ग्रुप को दूसरा नियम याद दिलाता है, गॉड की तारीफ करो। एक बहादुर व्यक्ति ये सोचकर आगे बढ़ता है कि उसे ये तो आता है और वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, लेकिन मूर्ति केवल मुस्कुराती है, उस पर कोई असर नहीं होता। दुख की बात तो ये है कि उस आदमी की चटनी बन जाती है, जिससे सबकी चीखें निकल जाती है और हर कोई मूर्ति से दूर भागता है, पर मूर्ति उनका पीछा नहीं छोड़ती। पार्क अपने घर वालों के बारे में सोच रहा है जो उसका इंतजार कर रहे हैं और एक फैसला करता है। वो बाकी मूर्तियों में से एक के पास जाता है और जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहता है, लेकिन मूर्ति उसका गंदा वादा काट देती है। जिन्हों एकदम चौकन्ना है, वो देखता है कि हथियार वाली मूर्ति नुकसान पहुंचा रही है, जिसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां हानिकारक नहीं होनी चाहिए। वे सभी को इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास जाने को बोलता है। जिन्हों के अकॉर्डिंग वे सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों की ओर बढ़ते हैं और राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे सुरक्षित हैं। जिन्हों जूही के साथ एक मूर्ति पर पहुंचता है, पर वो मूर्ति एक्टिवेट नहीं होती है और वो समझ जाता है कि ये 2 लोगों के साथ एक्टिवेट नहीं होगी, इसलिए वो जूही को वहीं रहने का ऑर्डर देता है, जबकि वे आखिरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की ओर दौड़ता है। लेकिन गॉड की मूर्ति उसके पिछवाड़े के पीछे लगी पड़ी है। वो बार बार बचता है कुचले जाने से और अफरा तफरी में वो गलती से किसी और मूर्ति के सामने गिर जाता है, जो उस पर हमला करती है और जमीन को तोड़ देती है और जूही को लगता है कि वो गया, लेकिन हम उसे आखिरी मूर्ति की तरफ रेंगते हुए देखते हैं। वो हार मानने से इनकार कर देता है, पर गॉड की मूर्ति उसके पीछे है अभी भी। बड़ी वाली मूर्ति जिन्हों के ऊपर डांस करने का फैसला करती है, लेकिन जिन्हों की किस्मत उसकी शक्ल से कहीं गुना अच्छी है, जो उसको बचा लेती है और आखिरी मूर्ति म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है और जिन्हों आखिरकार उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। तो गॉड की मूर्ति थोड़ा उदास महसूस करते हुए अपने सिंहासन की ओर वापस चली जाती है और इस तरह दूसरा रूल भी पूरा हुआ। जो इसके पास आती है और देखती है कि इसकी तो एक टांग ही नहीं है। मोए 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 वो अपने जादू से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चटनी निकल जाती है, पर वो उसे ठीक नहीं कर पाती है। अब हर कोई चारों ओर देखता है और सबको पता चलता है कि उनकी टीम के काफी मेंबर्स की टमाटर की चटनी बन चुकी है। किम सॉन्गची को दोषी बोलता है और जब सब हो रहा है उसका इल्जाम उस पर लगाता है, क्योंकि वो ग्रुप का लीडर है इसलिए। लेकिन बाकी सब सोचते हैं कि किम बेटा तुम तो दोगले निकले, क्योंकि वही था जिसे सबसे पहले नियम तोड़ने का सुझाव दिया था। वे एक दूसरे को माँ बहन की गाली देने लगते हैं, लेकिन सॉन्गची सारी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि
आखिरी डिसीजन उसी ने लिया था। अचानक कहीं से एक चीज बाहर निकल आती है और जिन्वू तीसरा रूल याद दिलाता है, उन्हें कोड को अपना दिखाना होगा, विश्वास। वो सोच रहा है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें बलिदान देना होगा। किम का सुझाव है कि सोंगची को अपना देना चाहिए बलिदान, क्योंकि उसका सबसे छोटा है, क्योंकि वो लीडर है और सोंगची भी अपनी ठुकाई करवाने के लिए रेडी है। वो उस चीज की ओर जाता है, लेकिन तभी आग प्रकट होती है जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन्वू ने उसे उस चीज के करीब जाने में मदद करने के लिए कहा ताकि वो उसकी जांच कर सके। जैसे जैसे वो करीब जाते हैं आग की लपटें बढ़ने लगती है। जिन्वू सोचने लगता है कि क्या कोई उन्हें बचाएगा और सोंगची उससे पूछता है कि कुछ समझ में आया क्या। हालांकि उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। सोंगची थोड़ा ज्ञान बांटता है और बताता है कि गेट एक हफ्ते से खुला है। इसका मतलब है कि वे मूर्तियां किसी भी पल अपना डिस्को डांस शुरू कर सकती हैं। जिन्वू याद करता है कि कैसे एक कोड को पूरी तरह खुलने में पूरा एक हफ्ता लगता है और उसे डंजन ब्रेक बोलते हैं। और यदि वे बॉस को नहीं हराते हैं और डंजन के गेट को बंद नहीं करते हैं तो ये विशाल मूर्तियां उनकी दुनिया में नाचने निकल। डंजन में जिन्वू सभी को बीच में आने को कहता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं चारों तरफ और आग की लपटें निकलने लगती हैं, जिससे चारों ओर नीली आग का घेरा बन जाता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब नीली आग की लपटें गायब होती हैं तो मूर्तियां हिलने लगती हैं, सबकी फटके चार हो जाती हैं। लेकिन जिन्वू ने देखा कि जब वो मूर्तियों को अपनी गंदी नजर से देखता है तो वो शर्म के मारे रुक जाती हैं। वह सभी को मूर्तियों को गंदी नजर से देखने के लिए बोलता है और उसका प्लान काम करता है। पर तभी एक आदमी को अपनी मम्मी की याद आती है और वो अपना आपा खो देता है और कल्टी मार लेता है। वहाँ से वो कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होता है। ये देख हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि रूल तो गॉड के प्रति अपना विश्वास बताने का था। जिन्वू को दाल में कुछ काला लगता है और दाल में जो जिन्वू को काला लग रहा है वो मेरा बाल है। लेकिन तभी एक और बंदा पहले वाले बंदे की तरह भाग जाता है। जिन्वू चेतावनी देता है यदि और लोग चले गए तो मूर्ति को गंदी नजर से देखने वाले बंदे कम पड़ जाएंगे। उसका अनुमान है कि नीली लपटें उल्टी गिनती है और जब तक वे गायब नहीं हो जाती तब तक उन्हें जीवित रहना होगा। हालांकि किम जिन्वू को बोलता है तेरी माँ की जिन्वू भाई तू अपनी बात को साबित कर, फिर मानूंगा तेरी बात को। किम जिन्वू ने जो अभी तक उसकी मदद की है उसके लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि उसकी सेक्सी बीवी और सेक्सी बेटी उसका वेट कर रहे हैं और वो भागने का फैसला करता है। जिन्वू समझ जाता है कि वो सभी मूर्तियों को नहीं रोक सकता है, इसलिए सोंगची, जूही और जिन्वू को भागने के लिए कहता है। लेकिन जूही हिल नहीं सकती है क्योंकि उसका सारा पानी खत्म हो गया है। जिन्वू सोंगची को जूही को ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका एक पैर नहीं है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है। वो जूही को एक एसेंस स्टोन देता है और कहता है कि इसे अपने अंदर इससे डिनर खरीद लेना। जिन्वू को वो छोड़ना नहीं चाहती है और जूही छोटे बच्चों की तरह नाटक करने लगती है, लेकिन सोंगची उसकी बत्ती गुल कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अब जिन्वू अकेला बचा है और सभी मूर्तियां उसे अपनी गंदी नजरों से देख रही हैं। वो एक तलवार पकड़ लेता है और अंत तक लड़ने की योजना बनाता है। मूर्तियां हमला करती है और जिन्वू की चटनी निकाल देती है। वो एक हाथ खो देता है और उसकी गंदी वाली पिटाई होती है। एक मूर्ति तो उसको सेंटर में फेंक देती है और उस पर हमला करने वाली है। अपनी गंभीर हालत देख वो एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगता है। वो मरना नहीं चाहता है और फिर टाइमर खत्म हो जाता है और एक नोटिफिकेशन उसके सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि तेरी माँ के मजे ही मजे, जिसमें लिखा होता है करेज ऑफ द वीक हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब गंदी शक्ल वाले बंदे ने हिम्मत दिखाकर गेम को कंप्लीट कर दिया है। और उसके सामने एक ऑप्शन आता है कि वो एक प्लेयर बन सकता है, बस उसे परमिशन देनी है। अगर वो प्लेयर नहीं बनता है तो उसकी दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी और यस कहने वाला बटन दब जाता है। अचानक वो एक हॉस्पिटल में जागता है और वो एकदम टॉप कंडीशन में अपने शरीर को पाता है। वो सोच रहा है कि क्या ये सब एक सपना था क्या। तभी हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनचुल अंदर आता है। जिनचुल बताता है कि वो 3 दिनों से सो रहा था। जिन्वू हैरान है और सोचता है कि जूही और सोंगची का क्या हुआ। जिनचुल रात से पर्दाफाश करता है और बताता है कि वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन सोंगची का एक हाथ नहीं है और वो रिटायर हो सकता है। और जूही की तो मतलब हवा निकली हुई है और किसी अन्य मिशन पर जाने से पहले उसे अपने दिमाग को ठीक करवाना होगा। जब एसोसिएशन को जिंदा लोगों के बारे में पता लगा तो व्हाइट टाइगर गिल्ड डंजन में आई, लेकिन उन्हें कोई मूर्ति नहीं दिखी और कोई टेम्पल भी नहीं दिखा। जिन्वू भी वहाँ कचरे की तरह पड़ा हुआ पाया गया। बाकी हंटर्स के टुकड़े भी मिले उनको, जिससे बाकी सर्वाइवर्स ने जो कहानी बताई वो साबित हो जाती है। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्वू को नई ताकत मिली है सेकंड अवेकनिंग की मदद से। लेकिन जब जिनचुल ने एक गैजेट के साथ उसके मैजिक को देखा तो वो देखता
देखता है कि इसकी माँ के मजे ही मजे, इसकी पावर तो छोटी बच्ची से भी कम है, जिससे जिन्वो की गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है। इतने मैजिक लेवल को काफी बुरा माना जाता है क्योंकि सबसे कमजोर हंटर भी आमतौर पर 70 के आसपास स्कोर करते हैं। जिंचुल बोलता है कि उससे गलती हुई है और वे ये बोलकर कमरे से बाहर चला जाता है कि इससे ताकतवर तो उसका लड़का है जो अभी उसके अंदर है। जिन्वो को अपनी गंदी शक्ल पर निराशा होती है और वो सोच रहा है कि किसी ने उसके कमरे में जो स्क्रीन फ्लोट कर रही है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, वो तो उसके सामने है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर जीना उसके बारे में चिंता करते हुए आती है और ये बम फोड़ती है कि वो धंधा करेगी क्या बोला तूने? नौकरी, और इसलिए वो स्कूल भी छोड़ रही है ताकि वो हंटरगिरी छोड़ सके क्योंकि उसका हर बार का है हमेशा अस्पताल में। जिन्वो उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और उससे स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे वो नहीं दिख रही है। वो उसे पूछता है कि वो वीडियो गेम में मैसेज को कैसे चेक करती है और वो बताती है कि उसे केवल मैसेज बॉक्स खोलने की जरूरत है और सिस्टम उसके ऑर्डर को समझ जाता है और उसे पता चलता है कि उसे एक डेली क्वेस्ट पूरी करनी है। वो एक प्लेयर बनने के बारे में सोचता है और जीना उसे आराम करने को कहकर कल्टी मारती है और वो मैसेज पढ़ता है। उसे एहसास होता है कि सिस्टम उसकी हेल्प के लिए है, लेकिन अगर वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसे दंड भी मिलेगा। वो डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और सिंपल एक्सरसाइज रूटीन उसके सामने आता है। और इस रूटीन में क्या क्या एक्सरसाइज है? 上体起こし100回、腕立て伏せ100回、スクワット100、そしてランニング10キロ。 वो ये जानता है कि इसको कंप्लीट नहीं करने पर उसको दंड मिलेगा। उसे लगता है कि वो इसे हॉस्पिटल में पूरा नहीं कर पाएगा। वो जबकि लेने का फैसला करता है। अस्पताल में वापस जिन्वो तो खराटे मार के सो रहा है पर वो कुछ भूल गया है डेली क्वेस्ट के बारे में और उसे नींद आ जाती है और अचानक वो एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट करता है और सिस्टम उसे 4 घंटे तक जिंदा रहने के लिए कहता है। जिन्वो कंफ्यूजन में है और सोच रहा है कि क्या वो एक सपना देख रहा है क्या। फिर उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े वाले कन खजूरे से होती है। इस बीच अस्पताल में नर्सें अपना पिछवाड़ा खुजाकर सोच रही है कि वो गंदी शक्ल वाला जिन्वो कहाँ गया, पर उन्हें पता नहीं है कि वो किसी और डायमेंशन में बड़े वाले कीड़ों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। जैसे जैसे और कीड़े दिखाई देते हैं उसे और डर लगता है और वो पागलों की तरह भागने लगता है, लेकिन अंततः उसकी पूरी चटनी निकल चुकी है। ठीक उसी समय जब वो कीड़े का डिनर बनने वाला होता है, टाइमर 0 हो जाता है और वो अस्पताल में वापस आ जाता है और सिस्टम बताता है कि उसने पनिशमेंट को पूरा कर लिया है। हालांकि बेचारा जिन्वो बेहोश हो जाता है और नर्सें अंदर आती हैं और सोचती हैं कि क्या पगलौड़ी चल रही है। इस बीच जोई को डी रैंक मिशन के लिए इनविटेशन मिलता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी लास्ट डंजन के झटके में है। और तो उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वो अस्पताल में है और वो कोमा से बाहर आ चुका है, इसलिए उसने उससे मिलने का फैसला किया। हालांकि हॉस्पिटल में वो नर्सों को उसके बारे में चुगली करते हुए सुनती है, जो बोल रही है कि वो पागल हो गया है क्योंकि वो बिना रुके ही ट्रेनिंग करे जा रहा है। जिन्वो एक ब्रेक लेता है और हमें पता चलता है कि डेली क्वेस्ट पूरी करने के बाद उसे 3 प्रकार के इनाम मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी, जिसका उपयोग वह दौड़ने से होने वाली अपनी थकावट से छुटकारा पाने के लिए करता है। इसके बाद उसे एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं जिससे वो अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। वो कुछ पॉइंट अपनी ताकत में लगाता है और बूम वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन उसे अजीब लगता है और उसे लगता है कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इस बीच जब वो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि हर कोई उसे ऐसे देख रहा है जैसे वे कोई एलियन हो। अपने कमरे में वापस आकर वो बताता है कि जब वो डेली क्वेस्ट पूरी करता है तो उसे एक रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है। वो इसे खोलता है जिससे एक चाबी निकलती है और सिस्टम उसे बताता है कि वो इसे सबवे में ईस्टेस डंजन के गेट को ओपन करने में इस्तेमाल कर सकता है। वो कंफ्यूज है, लेकिन उसे लगता है कि ये चाबी स्ट्रॉन्ग होने के लिए VIP पास की तरह है, इसलिए वो निकल पड़ता है। रास्ते में जिन्वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और हमें फ्लैशबैक से 4 साल पहले के बारे में पता चलता है जब उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई थी। पता चला कि उसे एक रेयर इटर्नल स्लीप डिसीज हो गई है जो गेट से निकली मारा के संपर्क में आने से होती है। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो लाइफ सपोर्ट पर है और फिर पैसे कमाने के लिए जिन्वो एक मजदूर बन जाता है। लेकिन अचानक उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है और वो एक हंटर के रूप में काम करने लग जाता है। वो अपने जीवन में बदलाव को लेकर उत्साहित है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वे इतना बदसूरत, नल्ला, अकेला, कमजोर है कि वे एक गॉब्लिन को भी नहीं हरा सकता है। बाकी हंटर उसे बहुत समझते हैं और ऊपर से उसकी गंदी शक्ल। वर्तमान में वापस जिन्वो एक्सरसाइज करता है और सख्त लौंडा बन जाता है। वो अपनी चाबी के साथ मेट्रो की ओर जाता है और ईस्टेस डंजन का गेट खोल देता है। वो एंट्री करने का डिसीजन लेता है और सोचता है कि अगर ये बहुत खतरनाक हुआ तो वो भाग जाएगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है।
और सिस्टम उसे बताता है कि उसे बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा बाहर निकलने के लिए। जिनवू को पता नहीं है कि वो इस मिशन के लिए रेडी भी है या नहीं। जिनवू डंजन में अंदर जाता है और अचानक से 3 गॉब्लिन आते हैं। वो तेजी से चलने वाले छोटे बदमाश हैं और वो उनका सामना करने की पूरी कोशिश करता है। जब एक गॉब्लिन उसमें घुसाने की कोशिश करता है अपना बड़ा वाला चाकू, तो वो गिर जाता है और बच के जवाबी हमला करता है और एक ही झटके में गॉब्लिन को मार डालता है। अचानक एक बड़ा खतरनाक भेड़िया आता है और जिनवू पर मॉन्स्टर की तरह हमला कर देता है और उसके चाकू को ऐसे तोड़ देता है जैसे कि वो टूथपिक से बना हो। उसे एहसास होता है कि ये गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर है और उसके पैर कांपने लगते हैं और उसे डर भी लगने लगता है। भेड़िया उसके पास आता है और अपने पंजे की मदद से उसे घायल कर देता है और उसे याद आता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, इसलिए अगर उसे कोई खतरनाक चोट लगती है तो वो मर जाएगा। भेड़िया उसकी ओर आता है और वो भेड़िए के हमले से बचता है और अपने शरीर को हल्का महसूस करता है और वो अपने डर पर काबू करता है। एक शक्तिशाली मुक्का मार के भेड़िए को चारों खाने चित कर देता है। वो सोचता है कि अपनी ताकत पर ध्यान देकर वो भेड़िए को हरा सकता है और उसको एहसास होता है कि जो उसने अपनी पावर को बढ़ाया है ये उसके लिए फायदेमंद है। हालांकि भेड़िया अभी तक हमेशा वाली नींद के लिए नहीं सोया है। वो एक झटके में अपने पंजे पर वापस खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए रेडी होता है। अपनी मुट्ठी से वो भेड़िए को रोकता है और ये देखकर आश्चर्यचकित है कि उसके हमले काम कर रहे हैं। लेकिन जब उसे लगता है कि भेड़िया उसके लेने वाला है खबर अच्छे से, तो वो वहाँ से भागने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है। और ठीक उस समय जब वो भेड़िए का खाना बनने वाला होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे अपनी इन्वेंट्री में कुछ याद आता है और तेजी से वो एक जादुई तलवार निकालता है और भेड़िए को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो हैरान है कि उसकी इन्वेंट्री में तलवार कहाँ से आई, क्योंकि वो जानता है कि ये किम की है और इसे खरीदने के लिए उसको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। लेकिन वो इसके बारे में ना सोचने का फैसला करता है और उसने ये भी नोटिस किया कि उसके घाव ठीक हो गए हैं। हालांकि 2 और भेड़िए उसकी लेने आते हैं खबर, लेकिन उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसकी तलवार जमीन में फंस जाती है और वो घबराने लगता है। लेकिन जैसे ही भेड़िया उसके पास आने वाला होता है तो वो पूरी ताकत लगाता है और तलवार को फ्री कर लेता है और उससे हमला करता है। लेकिन भेड़िया उसका ब्लेड पकड़ लेता है, इसलिए वो एक तेज किक मारता है जिससे भेड़िए की पकड़ ढीली हो जाती है और अंतिम हमले के साथ वो भेड़िए का सिर धड़ से अलग कर देता है। और दूसरा भेड़िया जिनवू का गैंग बैंग करने के लिए बंदे बुला के लाऊंगा बोलकर भाग जाता है। जिनवू राहत की सांस लेता है और देखता है कि उसका लेवल 2 पर पहुंच गया है। वो फाइट को याद करता है और नोटिस करता है कि उसका लेवल क्वेस्ट पूरी करने पर नहीं बढ़ा कमी, और उसे पता चलता है कि असली फाइट से उसको एक्सपीरियंस भी मिलता है। और अपने लेवल को बढ़ता देख वो समझ जाता है कि लेवल बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा आसान है। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो घर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसे डेली क्वेस्ट से 3 पॉइंट मिलते हैं जबकि हर एक लेवल के साथ उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जिनवू 5 मॉन्स्टर को हराने के बाद अपने आप पर काबू करता है ताकि वो ज्यादा हवा में न उड़े। वो सिस्टम में मैजिकल इक्विपमेंट की जांच करता है और उसे एक शॉप का ऑप्शन दिखता है और शॉप से वो कुछ खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका लेवल कुछ भी खरीदने के लिए बहुत कम है, इसलिए वो कुछ चीजें बेचने का फैसला करता है और उसको 20 गोल्ड मिलते हैं। वो ये सोचता है कि इसकी कीमत क्या ही होगी क्योंकि वो एक ई रैंक डंजन में है। वो डंजन की भूल भुलैया में अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है और वो आश्चर्य से सोचता है कि उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ मिलेगा। हालांकि वो भेड़िया अपने गैंग के साथ आता है जिनवू का गैंग बैंग करने, और वो सोचता है कि इनसे तो बस उसकी एक्सपी बूस्ट होगी। वो अपनी तलवार को स्विंग करता है और भेड़िया उसे घेर लेते हैं, पर वो सबकी चटनी निकाल देता है और बिना डरे वो उन सभी को हरा देता है जिससे उसका लेवल और बढ़ जाता है। जिनवू नोटिस करता है कि उसकी तलवार टूटने की हालत में है और उसे इस बात की खुशी है कि उसकी अभी तक नहीं टूटी है। उसे पता चलता है कि हथियार बदले जा सकते हैं और उसे खुशी है कि लड़ाई खत्म हो गई है। वो देखता है कि फाइट खत्म होने पर उसे क्या क्या मिला है और वो क्या देखता है कि उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला है जिसकी मदद से वो डंजन से कल्टी मार सकता है। लेकिन वो और मॉन्स्टर्स को हराने और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो डंजन में रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो टेलीपोर्ट करेगा तो डंजन गायब हो सकती है। इसी बीच जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है कि पास में एक डंजन ब्रेक हो गई है और हीलर की कमी है। उसने पहले भी मना कर दिया था, इसलिए वो सोचती है कि वो दोबारा मना नहीं कर सकती है, खासकर जिनवू का देखने के बाद। जिनवू की मेहनत देखने के बाद वे मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। दूसरी ओर जिनवू डंजन में काफी अंदर आ गया है और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को वो आसानी से पेल देता है। उसने देखा कि उसकी फाइट्स आसान होती जा रही है और उसे ये समझ आता है कि मॉन्स्टर की ताकत उसके नाम के कलर से पता लगाई जा सकती है। सफेद नाम वाले मॉन्स्टर कमजोर होते हैं जबकि लाल नाम वाले मॉन्स्टर शक्तिशाली। उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि जिन भेड़ियों के नाम पहले लाल हुआ करते थे वे सफेद दिखने लगे हैं। डंजन बॉस को पास आते हुए वो महसूस करता है, वे उसे
हरा सकता है या नहीं इसके बारे में वो चिंतित है, लेकिन फिर भी वो फाइट करने का फैसला करता है। वो अपने दूसरे घर गटर में पहुंच जाता है और अचानक एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है। वो मॉन्स्टर की स्पीड इतनी तेज होती है कि मानो उसके पीछे कोई कुत्ता लगा हो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे धकेला जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार भी टूट गई है और एक विशाल स्नेक रेंगता वो उसके सामने आता है। उसका नाम ऑरेंज कलर में है। इसका मतलब है कि वो जिन्वू के लेवल के बराबर है। उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार स्नेक के स्केल से ढके शरीर पर काम नहीं करेगी। स्नेक हमला करता है और जिन्वू मुश्किल से बच पाता है और वो सोच रहा है कि वह उसे कैसे हरा सकता है और स्नेक जिन्वू के पीछे लग जाता है और उसके हमलों से बचने की पूरी कोशिश करता है। उसकी कोशिश के बावजूद वो उसके पूंछ से टकरा जाता है, जिससे वो उड़ जाता है। स्नेक के हमले की वजह से जिन्वू खुद को ट्रेन की पटरी पर पड़ा पाता है। वो तेजी से रास्ते से हट जाता है और टक्कर से बाल बच जाता है। अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए वह सबसे कमजोर हंटर के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है और स्ट्रॉन्ग बनेगा ये खुद से वादा करता है। जिन्वू को एहसास होता है कि वो अभी भी जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नहीं है। वो सोचता है कि उसे अपने बेकार और उपहास से भरे जीवन से मुक्त होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जिन्वू स्नेक से लड़ता है, उसे याद आता है कि उसे सबसे कमजोर हंटर बोला जाता है, जो उसके स्ट्रॉन्ग होने के दृढ़ संकल्प को और बढ़ा देता है। वो स्नेक पर हमला करता है और उसके हमलों से बचता है और अपनी तलवार से उसकी खाल पर वार करता है। जब स्नेक जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो वह उसके हमले से बच जाता है। फिर जैसे ही स्नेक उसे खाने की कोशिश करता है तो वो उसके शरीर से चिपककर गायब हो जाता है। जिन्वू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी खाल को कुचल देता है, जिससे स्नेक की चीखें निकल जाती हैं। गुस्से में स्नेक उसे एक खंबे में दे मारता है, लेकिन जिन्वू ने उसका कस के पकड़ लिया है। मेरा मतलब है कि उसको कस के पकड़ लिया है। वह अपनी पूरी ताकत से स्नेक की गर्दन को दबाता है, जिससे स्नेक की चटनी निकल जाती है। स्नेक कमजोर हो जाता है और अंततः जिन्वू के लगातार हमले के आगे झुक जाता है। फिर सिस्टम उसको विनर घोषित करता है। बॉस स्नेक को हराने के बाद जिन्वू को इनाम के रूप में सांप के जहर की एक शीशी के साथ एक शक्तिशाली खंजर मिलता है। उसे पता लगता है कि जहर काफी भयानक है, क्योंकि जहर विरोधी की ताकत को कम करता है और उसके डिफेंस को बढ़ाता है। स्नेक बॉस को हराने के बाद जिन्वू मेट्रो से बाहर निकलता है और देखता है कि डंजन वापस पहले जैसी हो जाती है। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। तभी एक सैनिक उसके पास आता है और उसकी गंदी शक्ल देखकर बोलता है कि निकल यहाँ से, निकल गया। लेकिन जैसे ही वो जिन्वू की तलवार को देखता है तो उसे पता लगता है कि वो एक हंटर है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। और पता लगता है कि डंजन ब्रेकआउट की वजह से पूरा शहर तितर बितर हो गया है और सब कुछ काबू कर लिया गया है, बस एक चीज को छोड़कर, वो है एक विशाल गोलेम जो हंटर्स पर हमला कर रहा है। वे बेचारे ई रैंक हंटर्स उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन गोलेम का प्रोटेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। लोग दूर से सारा नाटक देख रहे हैं और हंटर्स को गोलेम का डिफेंस तोड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें पता लगता है कि उनके सबसे स्ट्रॉन्ग हमले से भी उसका कुछ नहीं होता है। जिन्वू फाइट की जगह पर आता है और देखता है कि ज्यादातर हंटर ई रैंक वाले हैं, जिनके पास काफी कम ताकत है। वह वहाँ जूही को देखता है जो मैजिक करके हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डंजन की उसकी पुरानी यादें उसको अभी भी परेशान कर रही है। जिन्वू समझ जाता है कि वो अभी तक सदमे से नहीं निकल पाई है। वो देखता है कि उनका मुकाबला एक डी रैंक बॉस से है, जो कि कमजोर है, उस स्नेक से जिसकी चटनी वो अभी निकाल कर आया है। और जिन्वू उनकी मदद करने का फैसला करता है। हंटर हार की कगार पर है, इसलिए जिन्वू अपनी तलवार को द ग्रेट खली की ताकत के साथ फेंकता है, जो कि गोलेम की गंदी शक्ल पर जाकर लगती है और बाकी हंटर्स को एक मौका मिल जाता है, जिसका फायदा उठा के वो गोलेम को हरा देते हैं। उनमें से एक को हैरानी होती है कि उन्होंने उसे कैसे हरा दिया, क्योंकि उनके हमले तो काम कर नहीं रहे थे। और वो जमीन पर एक तलवार को देखता है और इसके बारे में पूछता है। एक सैनिक जिन्वू की ओर इशारा करता है, लेकिन वो वहाँ नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही कल्टी मार के निकल चुका है, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला गोलेम की दुनिया हिला देगा। अंत में फाइट खत्म हो गई और जूही आश्चर्य से सोचती है कि क्या वो जिन्वू था जिसने मदद की। टाइम बीतता है और हॉस्पिटल में नर्स जिन्वू के बारे में कुचड़ कुचड़ चुगली कर रही है। वो उसकी गंदी शक्ल के अलावा जो उसकी अच्छी मस्कुलर बॉडी है उसके बारे में बात कर रही है। दूसरी तरफ जिन्वू अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी अच्छे से, पर ये प्यासी नर्सें उसके शरीर में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बातें करना बंद ही नहीं करती। कुछ टाइम बाद जब जिन्वू अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता है, एक नर्स उसके कमरे में आती है और वो उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर पानी पानी हो जाती है। आज जिन्वू का हॉस्पिटल में आखिरी दिन है और नर्स मौके का फायदा उठाती है और जिन्वू से बोलती है कि उसको चाहिए उसका नंबर। जिन्वू को अपनी गंदी शक्ल के बारे में पता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता कि वो नर्स उससे उसका मोबाइल नंबर क्यों मांग रही है। उसे लगता है कि नर्स उसको हॉस्पिटल के बाद इलाज करने के लिए बुलवाना चाहती होगी, पर जिन्वू जानता नहीं है कि नर्स तो जिन्वू के हाथों डिस्ट्रॉय होना चाहती है।
कहीं और हम एस रैंक हंटर बैक को देखते हैं, जिसे एक टीवी शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इंटरव्यू करने वाले से पूछती है कि वो एक दिन में कितनी लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मेरा मतलब है मॉन्स्टर्स को। वो बताता है कि वो डेली ट्रेनिंग करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर सके, मेरा मतलब है मॉन्स्टर्स को। उसने बताया कि वो फायर फाइटर हुआ करता था, इसलिए वो जानता है कि किसी में आग लगी हो तो कैसे बुझाई जाए। क्या बोला तूने? इंटरव्यू देख रही जीना सोचती है कि इसका काफी बड़ा होगा लेवल, और तभी अचानक उसे याद आता है कि उसे देर हो रही है। जिन्वो उसको जल्दी करते हुए देखता है और उसे स्कूल जाते समय सावधान रहने की सलाह देता है। वो देखती है कि वो काफी अलग लग रहा है। उसे लगता है कि ये उसकी ट्रेनिंग की वजह से होगा, और जैसे ही वो भागने वाली होती है जिन्वो उसे लंबा वाला देता है छाता और सुरक्षित रहने के लिए कहता है। जीना के जाने के बाद जिन्वो अपनी डेली क्वेस्ट की जाँच करता है और देखता है कि उसकी मसल्स बढ़ गई है, और वो समझ जाता है कि ये उसके बड़े हुए लेवल की वजह से होगा। उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपने एबिलिटी पॉइंट बांटे नहीं है, और उसने सोचा कि उसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल की ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग दिमाग की भी जरूरत है। इसलिए वो अपनी एजिलिटी और परसेप्शन को बढ़ाने का फैसला करता है। तभी उसके मकान मालिक का फोन आता है जो उसे याद दिलाता है, अपनी बेटी को बेच, उसको ये सब करके बेच, उसको बेच के अमीर हो। कि भिखारी किराया कब देगा तू। जिन्वो ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे किराया दे देगा जल्द से जल्द। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और वो डंजन रेड में जाकर अच्छा पैसा कमाने के बारे में सोचता है। लेकिन एक दिक्कत है, उसकी रैंक अभी भी ई है। वो अपनी रैंक को बढ़ाने और ज्यादा माल कमाने के लिए अपने लेवल का रिवॉल्यूशन कराने के बारे में सोचता है। हालांकि उसे चिंता है कि इससे उसे काफी अटेंशन मिल सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी स्थिति काफी गंभीर है। इसलिए वो रिवॉल्यूशन न करवाने का फैसला करता है। ई रैंक हंटर को काफी ज्यादा पैसा देने वाली एक जॉब ओपनिंग दिखती है। जिन्वो को खुश होकर वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है और वो भी दौड़ कर जाता है ताकि उसकी डेली क्वेस्ट भी पूरी हो जाए। वहाँ उसकी मुलाकात डोंग सुक नाम के एक हंटर से होती है, और डोंग सुक का साथी जिन्वो की गंदी शक्ल देख उसे पहचान लेता है कि ये तो वही गंदी शक्ल वाला सबसे बड़ा डरपोक है जिसको दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बोला जाता है और जिसकी हर डंजन में ठुकाई होती है। डोंग सुक उसके दोस्त की तरफ से माफी मांगता है जो उसने उसकी गंदी शक्ल और उसके बारे में बोला उसके लिए, जिस पर जिन्वो भी आराम से बोलता है कि उसकी शक्ल ही गंदी है तो वो कर ही क्या सकता है। काम के बारे में उत्सुक जिन्वो को डोंग सुक से पता चलता है कि सी रैंक डंजन में एंट्री करने के लिए उनकी टीम में 2 लोगों की कमी है और वो उसके लिए हंटर्स की तलाश में है, इसलिए उन्होंने हंटर साइट पर जॉब ओपनिंग डाली थी। डोंग सुक बताता है कि जिन्वो को मॉन्स्टर से लड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। जिन्वो मोटा माल जो उसको मिलने वाला है उसके बारे में सुनकर सारी शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आता है लेबर वाला काम, और उसका काम सिंपल है, सामान उठाओ और कुली बन जाओ। जिन्वो हैरान होकर पूछता है कि उसकी टीम में कोई हीलर क्यों नहीं है। डोंग सुक ने बताया कि वो सब सख्त लौंडे हैं, इसलिए वो बिना हीलर के ही डंजन में जाते हैं। जिन्वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ता है और उसमें लिखा है कि अगर डंजन में कुछ भी होता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये पढ़ने के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तभी एंट्री होती है डी रैंक हंटर जिन्हो की, जो कि उनके साथ ही चलेगा। हर कोई उसके इक्विपमेंट और कपड़ों से काफी प्रभावित होता है और सब समझ जाते हैं कि ये अंबानी का लड़का होगा जरूर। अंबानी में वो सभी गेट में एंट्री करने के लिए रेडी है। हर कोई गेट जो कि काफी बड़ा है उसको देख के इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जिन्वो जिसका दुनिया में सबसे छोटा है बताता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के अनुसार जो चीजें मायने रखती है वो है उसमें से निकलने वाली एनर्जी। गेट में एंट्री करते हुए उसे डंजन में चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और जादूगर डंजन को रोशन करता है अपने जादुई मंत्रों से। लेकिन जिन्वो को ये सब देखकर उस गुफा की याद आती है जिसमें वो मरते मरते बचा था, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लैक है और कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। उनका रास्ता रोकने के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें पास आते हुए मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देने लगती है। जब उन्हें लगता है कि उनकी लगने वाली है और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं तो घबराहट के मारे सबकी हवा टाइट हो जाती है और सब सोच में है कि मॉन्स्टर कहाँ से निकलेंगे। जिन्वो जो कि सेंस कर सकता है कि मॉन्स्टर कहाँ से हमला करेंगे, चारों ओर देखता है और भविष्यवाणी करता है कि चींटियां ऊपर से हमला करेगी। जिन्वो की चेतावनी उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी कर देती है और वो चींटियां ऊपर से हमला करती है। सारी मारपीट देखते हुए जिन्वो ने नोटिस किया कि जिन्हो में ताकत की कमी है, लेकिन उसके फैंसी कपड़े उसकी इस कमी को दूर कर देते हैं। सारी फाइट देखकर जिन्वो को लगता है कि हर कोई चींटियों को अच्छी तरह से संभाल रहा है और जिन्वो थोड़ा नाराज है। उसको लगता है कि ये तो बच्चों वाली चींटियां हैं, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चींटियों को कुचलने वाली जीत के बाद सब लोग एसेंस स्टोन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और डोंग सुक जिन्वो की चेतावनी के बारे में पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि चींटियां कहाँ से हमला करेगी। गंदी
गंदी शक्ल वाला जिनवू बोलता है कि ये तो उसकी गट फीलिंग थी। जादूगर चींटियों पर कुछ काटने के निशान देखता है, जिससे ये पता चलता है कि चींटियां किसी बड़े मॉन्स्टर के साथ कुश्ती करके आई हैं। जिनहो फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही उछलने लगता है और बोलता है कि ये उसका फर्स्ट मिशन है और वो अपने अमीर बाप को थैंक यू बोलता है उसको फैंसी इक्विपमेंट देने के लिए। हालांकि जिनवू उसको आसमान से उतरने के लिए बोलता है और सावधान होने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी छठी इंद्रियां उसे बता रही हैं कि आगे चलकर उनके लगने वाले डंजन में वापस जिनवू अभी भी सबका कुली बना हुआ है और सारा माल ढो रहा है। उसे टोंग सुक की टीम से कुछ अजीब सी वाइब आती है। वो सोच रहा है कि घंटे के सख्त लौंडे हैं ये, क्योंकि बिना हीलर के डंजन में आने का मतलब है उड़ते हुए तीर को अपने पिछवाड़े से कैच करना। रास्ते में उन्हें कुछ चींटियां दिखती हैं जिनका काम खत्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि बॉस थोड़ी ही दूर पर है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं उन्हें माना क्रिस्टल की चट्टानें दिखती हैं। वे माना क्रिस्टल से भरे एरिया में पहुंच चुके हैं और वह सभी सोच रहे हैं कि वो करोड़पति बनने वाले हैं। जिनहो जिनवू के कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालता है और कॉन्ट्रैक्ट के एक पॉइंट को पॉइंट आउट करता है। जो चमकदार क्रिस्टल उन्हें मिले हैं वो उन्होंने लूटे नहीं हैं, वो तो उन्हें बस ऐसे ही मिले हैं, जिसका मतलब है कि जिनवू को भी क्रिस्टल में एक हिस्सा मिलना चाहिए। डोंग सुक उसकी बात से सहमत है, लेकिन एक बात बताता है कि क्रिस्टल बॉस की प्रोटेक्शन में है और एक बार जब बॉस को मार देंगे तो डंजन बंद हो जाएगी। तो बेस्ट प्लान ये है कि जब तक बॉस नींद ले रहा है उतनी देर में जितने हो सके उतने क्रिस्टल निकाल लो। पर एक प्रॉब्लम है, वो अपना खुदाई का सामान बाहर भूल गए हैं। अब उन्हें बाहर निकल के जाना होगा अपने इक्विपमेंट को लाने के लिए। जिनहो और जिनवू डंजन में रहते हैं जबकि बाकी सब निकल जाते हैं और डोंग सुक जादूगर को अपने मैजिक से एंट्री गेट को क्लोज करने को बोलता है ताकि वो दोनों बाहर न निकल पाए। एक धमाकेदार हमले से जादूगर ने रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे जिनहो और जिनवू अंदर फंस गए। तभी जिनवू को जो उसके साथ हुआ उसका एहसास होता है। उसे डंजन रेड की डरावनी साइड जो सोंगची ने उसे बताई थी याद आती है और पता चलता है कि डंजन में मौत होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। धोखाधड़ी, खुदाई में दुर्घटना और धमाके से एंट्री गेट का बंद होना डंजन में आम बात है, जिससे पता चलता है कि उनकी लग चुकी है। जिनहो अपने आप को दोषी मानता है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जो उसने बकवास बोली थी उसके लिए सॉरी बोलता है। लेकिन जिनवू को डोंग सुक की टीम पर पहले से ही शक था। वे शुरू से ही उनको मारने के लिए रेडी थे। फिर एक बड़ी मोटी गंदी शक्ल वाली मकड़ी की एंट्री होती है और जिनहो जिनवू की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है और मकड़े की ओर आगे बढ़ता है। ये मकड़ी उन सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनसे अभी तक जिनवू ने फाइट करी है। वो अपने आप को मकड़ी के खिलाफ कमजोर और गंदी शक्ल वाला समझता है, लेकिन फिर उसे वो टेम्पल में जो उसकी छुपाई हुई थी ना उसकी याद आती है। उसकी तुलना में ये मकड़ी तो एक कमजोर पालतू जानवर की तरह है, एक फ्लॉप फिल्म के हीरो की तरह। जिनवू जिनहो को साइड में होने को बोलता है क्योंकि वो उससे भी ज्यादा गंदी शक्ल वाली मकड़ी के साथ फाइट करना चाहता है। जिनहो सोच रहा है कि जिनवू की चटनी बनने वाली है क्योंकि वे एक गंदी शक्ल वाला सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है। जिनवू हार मानने से इनकार कर देता है। उसे यकीन है कि उसके पास मकड़ी को हराने के लिए बड़ा वाला है हथियार और ताकत भी। दूसरी तरफ डोंग सुक और उसकी टीम नाचते हुए डंजन से बाहर निकलते हैं और कुछ लोग अपना सिर खुजाकर पूछते हैं कि उन्होंने जिनहो और जिनवू को खत्म क्यों नहीं किया और उनका बॉस अपना प्लान बताता है कि वे मकड़ी को जगाने और क्रिस्टल की खुदाई को बर्बाद करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। उसे यकीन है कि वो गंदी शक्ल वाला जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है वो बड़ी मकड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा और उनका प्लान ये है कि मकड़ी उन दोनों को डिनर के रूप में खा जाएगी और फिर वो खाने के बाद सो जाएगी। वो बंदूक लेके गोलियां चलाते हुए तो अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से मकड़ी को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन डोंग सुक के पास एक बढ़िया चाल है। उसने गुफा के ऊपर एक रास्ता देखा है। ज्यादा से ज्यादा बुरा तो यही हो सकता है कि मकड़ी खाना खाने के बाद सोने न जाए, लेकिन कोई चिंता नहीं है। वो जिनहो के इक्विपमेंट्स को गायब कर देंगे जिसकी कीमत सोने के सिक्कों से भरी तिजोरी से भी काफी ज्यादा है। डोंग सुक और जादूगर प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए रेडी है क्योंकि वो जानते हैं कि वो दोनों अकेले उस स्पाइडर से नहीं बच सकते हैं। डोंग सुक ने तुरंत उन्हें याद दिलाया कि मकड़ी को कम मत समझो, वो एक खतरनाक बॉस है और उसे पूरा विश्वास है कि जिनवू और जिनहो की अच्छे से बचने वाली है। डंजन में जिनहो जिनवू को समझाने की कोशिश करता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर बी रैंक हंटर भी होता तो उसे ही सी रैंक डंजन में परेशानी होती। और जिनहो जिनवू से बोलता है कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, पर जिनवू अपनी नई ताकत के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि वो सबसे कमजोर है, हालांकि उसी सेकंड अवेकनिंग हुई है और उसका लेवल भी बढ़ गया है। लेकिन सांप और गोलेम जो कि केवल डी रैंक के थे उनकी तुलना में ये स्पाइडर का लेवल तो कुछ अलग ही है। फिर भी जिनवू को इससे डर नहीं लग रहा है और उसे सब कुछ आसान लग रहा है। शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि सी रैंक के बॉस उसे अब डरा नहीं सकते हैं। जिनवू इतनी स्पीड में आगे बढ़ता है जिससे जिनहो की हवा टाइट हो जाए और मकड़ी की फाइट पर वापस जिनवू मकड़ी के पैरों को काटने की कोशिश करता है और पता चलता है कि मकड़ी का कवच अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मकड़ी के हमले इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो उसे लग गए तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। जिनहो दूर से जिनवू की बिजली से भी तेज हमलों को देखता है। उसे डाउट है कि जिनवू ने जानबूझकर अपनी पावर
पावर्स को कम किया होगा ताकि उसका लेवल कम हो सके। लेकिन फिर जिन्हो के मन में एक डरा देने वाला विचार आया कि केवल कुछ हंटर ही ऐसा कर सकते हैं और वो आमतौर पर ऐसे प्रकार के होते हैं जिनको मॉन्स्टर की चटनी बनाना और खाना पसंद है। इस बीच जिन्हो को परेशानी हो रही है, केवल मकड़ी के हमलों से नहीं बल्कि थकान के कारण भी। वह जानता है कि अगर वो धीमा हो गया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग में एक योजना बनाते टाइम उसे अपने भरोसेमंद डैगर की बढ़िया वाली एबिलिटी याद आती है। मकड़ी के सिर को अच्छे से देखते हुए वो समझ जाता है कि ये उसका कमजोर हिस्सा है। वो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन स्पाइडर उसकी गंदी शक्ल देखकर उसके मुंह पर अपना एसिड थूक देता है और वो बाल बाल बचता है। लेकिन जिन्वू इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वो अपनी डैश एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, कछुए के सामने खरगोश की तरह इधर उधर उछलता है। जिन्वू लगातार मकड़ी के सिर पर हमला करता है, लेकिन उस पर हमला करना मतलब पत्थर को गुदगुदी करना। जिन्वू उन छोटी बच्चियों की तरह नहीं है जो मकड़ी से डर जाएगा। वो हैकिंग और स्लैशिंग करता रहता है, एक गेमर की तरह जो अपनी लास्ट लाइफ पर खेल रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि थकावट उस पर हावी हो जाती है और वो डंजन की फर्श पर गिर जाता है। जब ऐसा लगता है कि स्पाइडर उस पर आखिरी हमला करने वाला है तो जिन्वू को अपना एक मूव याद आता है, फुल रिकवरी, और मकड़ी के जानलेवा हमले से बचते हुए वे सरप्राइज हमले के लिए आगे बढ़ता है और डायरेक्ट उसके 8 आंखों वाले चेहरे को निशाना बनाता है। खंजर का मैजिक चालू हो जाता है और मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और उसकी एनर्जी भी चूस ली जाती है। जिन्वू चूसने में माहिर हो गया है अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स की एनर्जी। जिन्वू अपने हमलों से स्पाइडर की हरी चटनी निकाल देता है और मकड़ी अंत में जमीन पर गिर जाती है और सिस्टम घोषणा करता है कि मकड़ी मर चुकी है और वो जीत चुका है। जिन्वू की ताकत से हैरान जिन्हो उन चमकीले चमकीले क्रिस्टलों की खुदाई करना शुरू कर देता है और जिन्वू को चिल्लैक्स करने के लिए कहता है। तभी डोंगसुक की टीम एंट्री लेती है और देखती है कि उन्होंने बॉस की फाइट मिस कर दी है। डोंगसुक और उसकी टीम को लगता है कि जिन्हो ने मकड़ी को मारा है, लेकिन वो गलत है और डोंगसुक जिन्हो को बोलता है जिन्हो को खत्म करने के लिए, और ये भी बोलता है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसे जिंदा जाने देंगे। लेकिन उसने मना कर दिया और वो लड़ने के लिए रेडी हो गया। इसलिए वो सब उसके पास आना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मुक्केबाजी चालू हो, जिन्हो का सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है, खत्म कर दे सालों को। वो इस नोटिफिकेशन से हैरान है और कंफ्यूज भी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जादूगर ने उस पर एक धमाकेदार हमला किया जिससे वो दूर जाकर गिरा। इस बीच बाहर दुनिया में कुछ हंटर्स एक साथ बैठे होते हैं, डंजन में हुई घटनाओं के बारे में चुगली करते हैं। एक लड़की बताती है कि वो ट्रेनिंग के लिए ए रैंक डंजन में गई थी और बूम चांद अंदर आती है, सबकी कटाई कर देती है, बिल्कुल सब्जियों की तरह। क्या माल है यार। वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे बड़े गिल्ड में होना है एक अच्छी बात है क्योंकि उन्हें कम खतरा होता है। फिर वो बातचीत का टॉपिक चेंज करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे आजकल नए हंटर्स की मौत ज्यादा बढ़ गई है डंजन्स में। डंजन में वापस जिन्हो के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि जिन्वू तो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गंदी शक्ल वाला जिन्वू अभी भी जिंदा है। जिन्वू दुनिया की कठोर वास्तविकता के बारे में सोचता है जहाँ केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रह सकते हैं। उसे हैरानी होती है कि वो ये बात कैसे भूल गया था। बेहोशी के करीब आते आते उसे एहसास होता है कि सिस्टम उसे जिंदा रहने के लिए लड़ने को बोल रहा है और उसे नोटिफिकेशन में मैसेज आता है कि बदमाशों की लाल चटनी निकाल दो वरना तुम्हारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी। जिन्वू अचानक से अपनी मौत से बच के उठता है और सभी को चौंका देता है। वो इस दुनिया में पावर के महत्व को समझता है जहाँ कमजोरों को सब कुछ खोना होता है। दुनिया का सबसे कमजोर हंटर होने के बाद भी जिन्वू सबको चैलेंज करता है एक डरावनी ऑरा के साथ और बोलता है कि अपने किए का फल पाने के लिए रेडी हो जाओ। डोंगसुक की टीम का मेंबर उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी शक्ल गंदी है और वो सिर्फ ई रैंक हंटर है। उसके बाद क्या, जिन्वू उसकी गर्दन ही काट देता है। सभी के तोते उड़ जाते हैं और सब हैरान है कि इस भिखारी के पास तलवार और डैगर जैसी चीज कहां से आई। और जिन्वू को खुद भी पता है कि उसने एक बंदे की खोपड़ी खोल दी है। हालांकि वो सोचता है कि ऐसा करना जरूरी था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डोंगसुक की टीम अपने साथी के अचानक से सिर कटने से खुश नहीं है। इसे सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते, लेकिन हमारा लड़का जिन्वू फॉर्म में है। हमलों से बचते हुए वो अपना अंदर डालता है चाकू। जादूगर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे गायब होकर जादू दिखाता है और एक जोरदार हमले के साथ फिर से उसके सामने आता है और जादूगर को तुरंत हरा देता है। और डोंगसुक सोचता है कि ये क्या हो रहा है। उसे पता चल गया है कि जिन्वू तो छुपा रुस्तम निकला, उसने इतने सारे हमले छुपा रखे थे। जिन्वू ये दिखाने के लिए कि पापा कौन है, डोंगसुक के टीम के मेंबर पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। डोंगसुक को लगता है कि जिन्वू हमला करने के लिए अपनी स्पीड और डैगर का इस्तेमाल करता है और उसे लगता है कि उसके स्टील जैसे बॉडी पर उसकी टेक्निक काम नहीं करेगी। इसके बावजूद वे अपने साथियों का बदला लेने के लिए हमला करता है, लेकिन जिन्वू आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसके सिर को जमीन में घुसा देता है। ये महसूस करते हुए कि वो मरने वाला है, वो जिन्वू से दया की भीख मांगता है।
और कीमती क्रिस्टल देने का ऑफर देता है, जैसे कि क्रिस्टल कोई टॉफी हो। लेकिन जिन्हों माफ करने के मूड में नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे डोंग सुक की टीम ने कई बार उसे मारने की कोशिश की थी और ये डंजन वेगस की तरह है, यहाँ जो होता है वो यही रहता है। और डोंग सुक के अंतिम पलों में जिन्हों बंदे के शरीर से उसके सिर को अलग कर देता है, जिससे उसकी क्वेस्ट पूरी हो जाती है और डंजन सरकारी सड़कों की तरह टूटने लगती है। और वो रिपोर्ट में बताते हैं कि डोंग सुक की टीम का कुछ स्पाइडी प्रॉब्लम की वजह से डंजन में ही अंत हो गया है। ऑफिशियल उनको तिरछी नजर से देखती है, खासकर जिन्हों को, क्योंकि उसकी शक्ल ही इतनी गंदी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? और उसका लेवल भी सबसे कम है। लेकिन तभी उसका ध्यान जिन्हों के कपड़ों और इक्विपमेंट पर जाता है। जिन्हों अभी भी सदमे में है कि उन्हें डोंग सुक और उसके टीम मेंबर को मारने के लिए इनाम मिल रहा है और उसे एक एबिलिटी भी मिलती है, मर्डरस इंटेंट, जिसका काम दूसरों को डराना है और उनकी ताकत और एबिलिटीज को आधा कर देना है। छोटे से दिमाग वाली ऑफिशियल ने फाइनली ये समझा कि जिन्होंने अपने स्टाइलिश और महंगे इक्विपमेंट की मदद से स्पाइडरमैन को मार दिया होगा, जबकि गंदी शक्ल वाला जिन्हों जिसकी ई रैंक है वो किसी चट्टान के पीछे छुप गया होगा, छोटी बच्चे की तरह। जिन्हों की तारीफ करता है जो कुछ भी उसने किया उसके लिए। और फिर बारिश शुरू हो जाती है। जिन्हों पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन जिन्हों शांति से बताता है कि उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी बहन को एक छाता दिया था और घर जाके वो अपनी बहन को और कुछ। इस बीच जिन्हों चिकन लेकर घर आता है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर उसका मीट खाना चाहती है। जब वह जिन्हों का मीट चबाती है तब पूछती है कि उसकी रेड कैसे रही, लेकिन जिन्हों का दिमाग उस पल में वापस चला जाता है जब उसने बिना कुछ सोचे ही उन हंटर्स को मार डाला था। वो सोचता है कि वह किसी को टपकाने के काम में बहुत माहिर हो गया है, लेकिन उसकी बहन अपने होनी चैन को उसके खतरनाक ख्यालों से बाहर निकालती है। वो अपनी सेक्सी बहन और कोमा में पड़ी माँ की रक्षा करने के लिए ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है और माउंटेन ड्यू पीता है और उसे डीबफ की नोटिफिकेशन आती है, लेकिन वो जल्दी से गायब हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाने के लिए खड़ा होता है। वो अपनी बहन के लिए बचा हुआ सारा खाना छोड़ देता है और उसे सूअर की तरह मोटा न होने की सलाह देता है। इतना सारा खाने के बाद वो अपने कमरे में और दारू पीता है और नशे में धुत होने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि उसको तो नशा ही नहीं चढ़ रहा है। एक क्वेस्ट के इनाम की बदौलत उसे जल्दी से ठीक होने की और किसी भी तरह के जहर से प्रोटेक्शन की एबिलिटी मिली है। तभी जिन्हों का फोन आता है और वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं। जिन्हों को पापा बोलता है और एक नई टीम बनाने का आइडिया देता है। जिन्हों तुरंत उसे मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिन्हों लगभग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और विनती करता है कि वो उसकी बात सुने। जिन्हों बताता है कि वो गिल्ड मास्टर लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए 20 रेड के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। उसके पिता, जो देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक के मालिक हैं, एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। जिन्हों उन सभी कीमती वस्तुओं के बारे में सोचता है जो डंजन में पाई जाती है, इसलिए वो उसके प्लान से हैरान नहीं है। जिन्होंने बताया कि उसके पिता एक एस रैंक हंटर को गिल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं और जिन्हों का भाई सेकंड इन कमांड होगा। जिन्हों बताता है कि पूरे देश में केवल 7 एस रैंक हंटर हैं और एक रिटायर्ड हंटर को छोड़कर सभी पहले से ही किसी न किसी गिल्ड में हैं। जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि दूसरे गिल्ड से हंटर को चुराना अपनी गर्लफ्रेंड की सेक्सी माँ की पैंट के अंदर घुसने से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर जिन्हों खुलासा करता है कि उसका भाई गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि वह एक हंटर के रूप में अवेकन नहीं हुआ है। इसलिए अब उसकी जगह लेने का मौका जिन्हों के पास है। जिन्होंने बताया कि वो एक दूसरे का फायदा कर सकते हैं। जिन्हों अपनी असली ताकत को छुपाते हुए रेड में शामिल हो सकता है और जिन्हों अपने पापा को उसकी सफलता दिखा सकता है। जिन्हों 20 मिलियन की इमारत का भी ऑफर देता है, जो फ्यूचर में उनके गिल्ड का हेडक्वार्टर होगी, और जिन्हों से और 19 रेड में शामिल होने की मदद मांगता है। जिन्हों इसके बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि एक बार जब वो एक एस रैंक हंटर बन जाएगा तो 20 मिलियन तो उसके लिए छुट्टे पैसों की तरह होंगे, इसलिए वह विनम्रता से जिन्हों के ऑफर को मना कर देता है। इस बीच अमेरिका में हम डोंग सुक के भाई डोंग सू को देखते हैं। जब वे अपने भाई की हत्या के बारे में सुनता है तो वह जासूस बनने का सोचता है। वह 2 बचे हुए सर्वाइवर की जानकारी को देखता है और कोरिया जाने की तैयारी करता है। हालांकि उसकी असिस्टेंट उसे याद दिलाती है कि उसका शेड्यूल फुल्ली पैक्ड है। वो वेट करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उम्मीद करता है कि वे दोनों तब तक जिंदा रहेंगे जब तक वह उन दोनों के पिछवाड़े लाल नहीं कर देता है। अगले दिन जिन्हों अपनी बहन के साथ जॉगिंग करने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि उसकी बहन उसका मीट चबाकर मोटी होती जा रही है। मेरा मतलब है कि वह मोटी हो रही है। जिन्हों उससे पूछता है कि अगर उसके पास 20 मिलियन हो तो वो उनका क्या करेगी। वह इसे एक सपना मानकर हंसती है। वो बोलती है कि वो अपना ओनली फैन बंद कर देगी। और जिन्हों ने उससे पूछा कि ये ओनली फैंस क्या होता है, उसके जवाब में जूही ने बोला कि रात को मेरे कमरे में अकेले आना, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि ये ओनली फैंस होता क्या है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? जिन्हों अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करने जाता है और वे नोटिस करता है कि जितनी लिमिट है वह उससे ज्यादा कर सकता है। लिमिट की जांच करने के लिए वो 2 गुना कर देता है और एक सीक्रेट क्वेस्ट पूरी हो जाती है और उसे एक चमत्कारी लूट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक चाबी है। ये डीमन कैसल की चाबी है जो कि एक एस रैंक डंजन है। वह ये देखकर दंग रह जाता है कि डंजन में एलिक्सर ऑफ लाइफ की सामग्री है। उसे लगता है कि इससे उसकी माँ को बचाया जा सकता है। उस दिन बाद में वो डंजन में जाता है और गेट खुलता है। एक जलता हुआ पोर्टल उसके सामने आता है और वह सोचता है कि क्या वो इस डंजन को कंप्लीट करने के लिए रेडी भी है या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है कल्टी मारने के लिए, अगर उसकी कुछ ज्यादा ही बैंड बच जाती है तो। जैसे ही वह अंदर जाता है एक सैब्रस उसका स्वागत करता है, लेकिन जिन्वू के दिमाग में एक ही बात है कि उसको स्ट्रांग होना है। जिन्वू बीस्ट मोड में आ जाता है और अपने डैश स्किल का उपयोग करके सैब्रस के करीब जाता है, स्लाइसिंग और डाइसिंग करता है, लेकिन ये मक्खन के चाकू से चट्टान को काटने की कोशिश करने जैसा है। वो बीस्ट पे अपने मर्डरस इंटेंट का हमला करता है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। पैरालाइज और ड्रेन का भी कोई असर नहीं होता। फिर सैब्रस उसके एक हाथ को काट लेता है जिससे उसकी एचपी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। वो फिर से उठता है लेकिन जानवर बफ एबिलिटी का यूज करता है जिससे उसकी सभी एबिलिटियां 2 गुना हो जाती है। जिन्वू लगातार पिटता है और उसकी हेल्थ गिरने लगती है, लेकिन जिन्वू की गंदी वाली पिटाई काफी नहीं थी। सैब्रस अपना 3 मिनट के लिए रीच मोड को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी शक्तियां 2 गुना हो जाती है और उसकी स्पीड मिल्खा सिंह से भी तेज हो जाती है, जिससे जिन्वू को अपनी फुल रिकवरी वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करना पड़ता है अपने हाथ को फिर से रिजनरेट करने के लिए। जब उसे लगता है कि वो ठीक है तो बीच उसे एक बोरी की तरह इधर उधर फेंकता है। उसकी हेल्थ गिरती रहती है, इसलिए वो बीच पर मिट्टी फेंककर थोड़ा टाइम बटोरता है। जिन्वू अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन सैब्रस के फिर से हमला करने पर वह उसे गिरा देता है। हताश होकर उस सांप के जहर को इस्तेमाल करने का सोचता है, अपनी डीबफ इम्यूनिटी को याद करते हुए जो काम करती है। सैब्रस उस पर झपट्टा मारता है और फिर से काटता है, लेकिन जिन्वू बच जाता है। वह घोषणा करता है कि वह अभी भी लड़ सकता है और तभी बीच का रेज मोड का टाइमर समाप्त हो जाता है। जिन्वू दौड़ता हुआ आता है और आखिरकार कुछ असली हमले करता है। सैब्रस जिन्वू को अपने डिनर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। हवा में उड़ते हुए जिन्वू को बीस्ट वापस जमीन पर पटक देता है। मरने के कगार के पास उसका हेल्थ बार लगभग खाली हो चुका है और सैब्रस के दांत उसकी चटनी निकाल रहे हैं। जिन्वू गहरी खुदाई करता है बीस्ट की आंख में अपने डैगर से। वह बीस्ट पर बार बार हमला करता है जबकि वो इसे इधर उधर पटक रहा था। एक आखिरी पूरी ताकत से हमला करके वो बीस्ट को मार देता है। फाइट की वजह से उसका लेवल बढ़ जाता है और वो खुद को ठीक करता है और राहत की सांस लेता है। उसको इनाम में डीमन कैसल की एक चाबी और एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला मिलता है, जिसके लिए महल के अंदर से उसे 3 वस्तुओं को लेना होगा। जिन्वू जानता है कि उसे उस चुनौती से निपटने से पहले अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वह जल्द ही वापस लौटने का फैसला करता है। इसके बाद जिन्वू अपनी माँ से मिलने जाता है और सोचता है कि क्या वह वास्तव में उसकी इटर्नल स्लीप की बीमारी का इलाज कर सकता है। उसके पास एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन कम से कम वो जानता है कि उन्हें कहाँ खोजना है। हालांकि उसका जो लेवल है उसके साथ महल में प्रवेश करने की कोशिश करना एक चूहे का शेर से लड़ने जैसा होगा, इसलिए उसे लेवल बढ़ाने और स्ट्रॉन्ग बनने की आवश्यकता है। वह जिन्हों से मिलता है और बताता है कि उसका मन बदल गया है और वो रेड में शामिल होगा, लेकिन केवल तभी जब वे अकेले डंजन में जाएंगी। जिन्हों को डर लगता है कि जिन्वू डंजन में उसकी ले लेगा और वह चौंक जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि उन्हें सी रैंक डंजन में एंट्री करने के लिए 8 लोगों की जरूरत है। जिन्वू सुझाव देता है कि वे लोग पूरे करने के लिए फालतू लोगों को किराए पर ले सकते हैं। जिन्हों को लगता है कि ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन जिन्वू जोर देकर कहता है कि इस तरह हम बिना किसी हादसे के डंजन को क्लियर कर पाएंगे और जिन्हों के पिता उसकी सफलता से हैरान हो जाएंगे। जिन्हों जिन्वू की बात को समझ जाता है और उनके साथ जुड़ने के लिए मेंबर की तलाश करने का फैसला करता है। इस बीच हम चा को उसकी सेक्सी ट्रेनिंग सेशन के बीच में देखते हैं और जब वह आराम करने के लिए बैठती है तब वे किसी को बाहर आने के लिए बोलती है, जो छुपके से उसके मिलकर्स को देख रहा है। फिर युआन आगे आता है जो अपना परिचय देता है और चा को उसकी मॉम में मिलकर बनने के लिए कहता है। मेरा मतलब है कि जिन्हों के गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनने को कहता है। उसे उम्मीद है कि वो अपने मिलकर मेरा मतलब है कि अपने मसल से ऑपरेशन में पावर ला सकती है। कहीं और जिन्हों के पिता उसे कुछ सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे डंजन के आने के बाद दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई है। वे बोलते हैं कि उन डंजन रिसोर्सेज के बिना हम सभी टेंट में रह रहे होते। हंटर ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इन रिसोर्सेज को ला सकते हैं और वे स्टेट ओन्ड एसोसिएशन के कंट्रोल में है, लेकिन असली पैसे बनाने वाले गिल्ड है। वे हंटर्स की कड़ी मेहनत की वजह से पैसों में डूबे हुए हैं। वो बताता है कि टॉप गिल्ड सबसे ज्यादा पैसे बनाता है, इसलिए वो भी अपना एक गिल्ड बनाना चाहता है। ये सोचकर कि इससे
सभी का फायदा होगा। इस बीच जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट को पूरी करता है और देखता है कि वो अब अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, इसलिए उसको कोई मैजिकल लूट बॉक्स नहीं मिलता। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ पाने की उम्मीद में वो एक साधारण लूट बॉक्स खोलता है और उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे लॉलीपॉप चुसा दिया हो। वह ये सोचता है कि डेली क्वेस्ट उसके किसी काम नहीं आ रही है। वो मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सके और पेनल्टी जोन में सेंटीपीड से लड़ने का सोचता है, पर वो कंफर्म नहीं है कि इससे उसे कोई एक्सपी मिलेगी या नहीं। तभी जिन्वू को एक डी रैंक डंजन में शामिल होने के लिए एक नोटिफिकेशन मिलती है। वे इस मौके को आज से जाने नहीं देता, ये सोचकर कि ये डेली क्वेस्ट को पूरा करने से बेहतर है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी हो गई है तो वे निराश हो जाता है। फिर हम डोजो में जाते हैं जहाँ सोंगची अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उसे हंटर एसोसिएशन से एक इमरजेंसी वाला समन आता है। उसका स्टूडेंट उससे पूछता है कि क्या वो रिटायर होने वाला है क्या, क्योंकि उसने एक हाथ खो दिया है। लेकिन सोंगची एक बदसूरत मुस्कान के साथ कहता है कि वो अभी भी लड़ेगा अपने बचे हुए एक हाथ से। एक हाथ कम होने से उसको कोई समस्या नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि गंदी शक्ल वाला किम अपने परिवार के साथ टाइम पास कर रहा है जब उसे एक इमरजेंसी समन मिलता है। उसकी पत्नी ड्रामा क्वीन बन जाती है और उसे हंटर बनना छोड़ने की विनती करती है, लेकिन किम एक हीरो की तरह दिखने की कोशिश करते हुए बोलता है कि बहन की पकौड़ी फिर पैसे कौन कमाएगा, और वो उसे आश्वासन देता है कि उसको जिन्वू के घर पर। जीना ये देखकर हैरान हो जाती है कि जिन्वू कितना बिजी हो गया है, जबकि पुराने जिन्वू को हर रेड के बाद ठीक होने में हफ्तों लग जाते थे। इसलिए वे सोचती है कि क्या वो अपने पिछवाड़े में कुछ ले रहा है क्या बड़ा वाला, और वो भी उसके साथ लंबी और सख्त ट्रेनिंग लेना चाहती है। जिन्वू उसे वेट करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उसे बाद में अच्छे से ट्रेनिंग देगा। फिर वो मिशन पर ऐसे जाता है जैसे कि वो मोमोज खाने जा रहा हो। इस बीच सोंगची इधर उधर भटक रहा होता है और अपनी जादुई शक्तियों के बारे में सोचता है। वो सोच रहा है ये उसे सूट नहीं करती है क्योंकि वो तलवार चलाने वाला है। वो रास्ते में जिन्वू से टकराता है और देखता है कि उसका पैर चमत्कारी रूप से ठीक हो गया है। जिन्वू बताता है कि जब वो उठा तो उसका पैर पहले से ही ठीक था। सोंगची को लगता है कि एक बड़े लेवल के हीलर ने जिन्वू का इलाज किया होगा जरूर। वे जिन्वू को देखकर खुश होता है, लेकिन जब जिन्वू को पता चलता है कि सोंगची का हाथ अभी भी नहीं है तो वह थोड़ा उदास महसूस करता है। लेकिन सोंगची बताता है कि सब ठीक है और उसे एक गंदी हंसी के साथ आश्वस्त करता है। उन्हें फिर पता चलता है कि वो दोनों एक साथ काम करेंगे और दोनों पोर्टल की ओर चलते हैं जहाँ वे जूही, जिन्वू की बंदी किम और इस बंदे से मिलते हैं जिसका नाम किसी को नहीं पता और फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो मरने वाला है। जूही जिन्वू को देखकर, मेरा मतलब है कि जिन्वू को देखकर खुश होती है, लेकिन बाकी बंदे चुप हैं। खुद को बचाने के लिए, जिन्वू की बलि देने के लिए वो अभी भी अपने आप को दोषी मानते हैं। जूही देखती है कि जिन्वू लंबा हो गया है और पूछती है कि उसके शरीर का कोई और अंग भी लंबा हुआ है क्या। अश्लील है ये लौंडा। अचानक कुछ बदमाश बंदे वहाँ आते हैं और वे तुरंत जूही को छेड़ने लगते हैं। कैंग बीच में आता है और बदमाशों को चुप रहने के लिए कहता है। एक छोटी बच्ची बताती है कि इन बदमाशों को एसोसिएशन ने डंजन को क्लियर करने के लिए भेजा है क्योंकि हंटर्स की कमी है। इसलिए वे सभी को आश्वस्त करती है कि वे अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे क्योंकि बी रैंक हंटर कैंग उन्हें काबू में रखेगा। जिससे पता चल जाता है कि अगर उन्होंने कोई बकलोली की तो वो उन्हें संभाल सकता है। जिन्वू को खतरे की बू आती है और वह जूही को रेड में ना जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ अंदर जाना चाहती है। कैंग बदमाशों की हथकड़ियां खोल देता है, लेकिन उन्हें चेतावनी देता है कि किसी ने कोई भी मजाक किया तो उसकी परलोक की टिकट कट जाएगी। वो फिर पूछता है कि रेड का लीडर कौन बनेगा। जिन्वू ने इस काम के लिए सोंगची का नाम दिया। भरोसा करने के लिए आभारी सोंगची जिन्वू के आगे झुक जाता है और बोलता है कि वो उसका ब्लो जॉब, वो उसको थैंक यू बोलता है एक बार फिर से उस पर भरोसा करने के लिए। वो अभी भी पिछली रेड के लिए अपने आप को दोषी मानता है। वह स्वीकार करता है कि वह केवल जिन्वू के छोटे दिमाग की वजह से बच पाए थे। थैंक यू बोलने के बाद वे सभी पोर्टल में एंट्री करते हैं और जो भी मॉन्स्टर उनका वेट कर रहा है उनसे लड़ने के लिए वो रेडी है। डंजन के अंदर ग्रुप पर गॉब्लिन ने हमला कर दिया, लेकिन बदमाश उन्हें इतनी आसानी से संभाल लेते हैं कि सोंगची को आश्चर्य होने लगता है कि असली मॉन्स्टर तो उनकी टीम में है। जिन्वू भी गॉब्लिन्स को जल्दी खत्म कर देता है और सोंगची जिन्वू के नए डैगर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाता। जूही भी बोलती है कि उसको एक भी बार उसके गंदे टोपड़े को ठीक नहीं करना पड़ा। सोंगची को जिन्वू में बदलाव का आभास होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने 3 रास्ते आते हैं। कैंग अलग अलग होने का सुझाव देता है, बदमाशों को अपने साथ एक रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सभी को बताता है कि अगर उन्हें बॉस का कमरा मिल जाए तो वे फिर से इकट्ठा हो जाएं। जिन्वू सेंस करके बॉस के रास्ते को पहचान लेता है। ये जानते हुए कि गॉब्लिन उसे ज्यादा एक्सपी नहीं देंगी, वो सोंगची को लेफ्ट वाला रास्ता लेने के लिए कहता है। किम
और उसका साथी बीच का रास्ता लेते हैं और वे सभी अलग हो जाते हैं। जिन्वू देखता है कि कैंग उसको देख रहा है। लगता है कि कैंग को जिन्वू से प्यार हो गया है। रास्ते में किम एक गॉब्लिन को मारता है और कॉन्फिडेंट महसूस करता है क्योंकि वो गॉब्लिन वीक है। दूसरा बंदा उम्मीद करता है कि चीजें आसान रहेगी, लेकिन किम कहता है कि उनकी टीम में दुनिया का सबसे कमजोर गंदी शक्ल वाला हंटर है, इसलिए डंजन आसान ही होनी चाहिए। लेकिन वो बंदा उसे याद दिलाता है कि जिन्वू पिछली डंजन में भी था जिसमें उनकी लंका लग गई थी। किम जिन्वू को छोड़ के भागने के लिए अपने आप को दोषी मानता है और मिशन के बाद माफी मांगने का फैसला करता है। इस बीच कैंग और बदमाश बोर हो रहे हैं क्योंकि गॉब्लिन काफी कमजोर हैं और एक फ्लैशबैक में हम कैंग को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं जो इस बात से गुस्सा है कि तीनों बदमाशों ने उसकी बेटी के साथ गंदी हरकतें करी थी, जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली। वे इस बात से काफी गुस्सा है कि डंजन में रेड में भाग लेने के कारण हंटर्स की सजा कम हो जाती है। वे डंजन में अपराधियों को खत्म करने के लिए कैंग को पैसे देता है, ये कहते हुए कि बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वर्तमान में वापस कैंग बदमाशों से कहता है कि वे रिपोर्ट में ये बताया कि वो सभी गॉब्लिन के हमले में मारे गए। वे उन्हें आसानी से पेल देता है और उन्हें टॉर्चर करने की तैयारी करता है। तभी किम वहाँ आता है। कैंग को एहसास होता है कि रास्ते जुड़े हुए हैं और बॉस लेफ्ट वाले रास्ते में है, इसलिए वो जल्दी से बदमाशों को खत्म कर देता है। इस बीच जिन्वू को याद आता है कि वो कैंग से अस्पताल में मिला था। उसे उम्मीद है कि कैंग ने उसे पहचाना नहीं होगा। अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। वे अपराधियों को खोजने के लिए वापस भागते हैं। किम का साथी नीचे गिरा हुआ है और किम की हालत बहुत खराब है। जोई उसे ठीक करने के लिए दौड़ती है और सॉन्गची बताता है कि उस पर ब्लेड से हमला किया गया है। किम को लगता है कि वो गया, लेकिन जिन्वू उसे उसके परिवार को याद करने को बोलता है और उसे जीवित रहने के लिए कहता है ताकि वे अपनी नाराजगी को बरकरार रख सके। किम अपने अंतिम पलों में बोलता है कि वो बेहतर परिस्थितियों में माफी मांगना चाहता था, लेकिन मरने से पहले ही वे माफी मांगने में कामयाब हो जाता है। कैंग ऊपर से सारा ड्रामा देख रहा है और जूही को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसका हमला रोक देता है। कैंग प्रभावित होता है, लेकिन सॉन्गची को आश्चर्य होता है कि एसोसिएशन का कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा। सॉन्गची हैरान है क्योंकि कैंग हंटर एसोसिएशन का हिस्सा है, लेकिन कैंग बताता है कि वो बाहर क्या स्टोरी बताएगा। वे बोलता है कि कैदियों ने सभी हंटर्स को मार दिया, फिर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की जब वो गॉब्लिन से फाइट कर रहा था, लेकिन वे बच गया पर बदमाश नहीं बच पाए, जिससे वो अकेला ही बचा। सॉन्गची आगे आता है कैंग से लड़ने के लिए। उसे लगता है कि जिन्वू अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वे जूही को उसे बफ करने के लिए बोलता है। कैंग का लेवल काफी बड़ा होने के बावजूद सॉन्गची जानता है कि असासिन्स का प्रोटेक्शन आमतौर पर कम होता है। कैंग हंसता है, सॉन्गची का मजाक उड़ाता है। वे एक जादूगर है जो तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन मानता है कि उसके पास कुछ स्किल तो है। हालांकि जब सॉन्गची को चोट लगती है तो जूही उसे तुरंत ठीक कर देती है, जिससे कैंग नाराज हो जाता है। वो सोचता है कि उसे पहले लड़की को खत्म करना होगा। कैंग जूही पर हमला करता है, लेकिन सॉन्गची उसे रोकता है, ये दावा करते हुए कि वे तलवारबाजी में नहीं हारेगा। लेकिन कैंग की स्पीड काफी ज्यादा है और सॉन्गची चारों तरफ से कट जाता है। जूही उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, जिससे कैंग को लगता है कि खेल खत्म होने वाला है। अचानक सॉन्गची ने एक आग का धमाका किया, लेकिन कैंग उससे बच जाता है और तलवार से उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी तारीफ करता है। जैसे ही वे सॉन्गची को खत्म करने वाला होता है, जिन्वू बीच में आ जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। कैंग हैरान होकर जिन्वू से पूछता है कि वो कौन है। जिन्वू बोलता है कि वो एक गंदी शक्ल वाला ई रैंक हंटर है। कैंग को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि जिन्वू ने उसके 2 हमलों को रोक दिया है। उसे सेकंड अवेकनिंग का आभास होता है। सॉन्गची को एहसास हुआ कि ये डबल डंजन की वजह से हुआ होगा और कैंग आखिरकार जिन्वू को पहचान लेता है। जिन्वू जानना चाहता है कि कैंग ने ये सब क्यों किया। कैंग बताता है कि उसे बदमाशों को मारकर न्याय करने के लिए एक दुखी पिता ने काम पर रखा था। जिन्वू उसके झूठ से पर्दाफाश करता है, ये बताते हुए कि किम को सिर्फ मारा नहीं गया बल्कि उसे टॉर्चर भी किया गया है। फिर हमें फ्लैशबैक में कैंग एक पिता से बात करता हुआ दिखता है और वो उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है क्योंकि उसे मॉन्स्टर से ज्यादा लोगों को मारना पसंद है, जबकि वो टॉप लेवल का हंटर है। कैंग और जिन्वू दोनों फाइट करने लगते हैं। सॉन्गची हैरानी से देखता है कि वो बिजली की स्पीड से भी तेज है। उनकी समान स्पीड के बावजूद कैंग का मानना है कि उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो जीतेगा। वो जिन्वू की आंखों में धूल झोंकता है और कई सारे वार करता है। तभी जिन्वू का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे कैंग को मारने का मिशन मिलता है। जिन्वू अपनी शक्ति इकट्ठा करता है और गोकू की तरह उछलने लगता है और अचानक वे और भी तेज हो जाता है। कैंग को जिन्वू के डैगर से चोट लगती है और उसको पॉइजन का इफेक्ट महसूस होता है, लेकिन फिर वे अपने स्टेल्थ स्किल के साथ गायब होने का फैसला करता है। जिन्वू उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग खुश होकर बोलता है कि उसका स्टेल्थ स्किल उसको गायब कर देता है। जिन्वू खुद को संभालता है, लेकिन फिर भी
उसके पैर पर एक खतरनाक हमला होता है। कैंग अपनी तारीफ करता है और बोलता है कि उसके स्किल को देखने के बाद कोई भी बच नहीं पाया है। कैंग को लगता है कि अब जिनवू का पैर कट गया है तो उसका पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन जिनवू फुल रिकवरी की मदद से पूरी तरह ठीक होकर उसे आश्चर्यचकित कर देता है। कैंग हैरान रह जाता है, सोचता है एक फाइटिंग हंटर कैसे हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। वह जिनवू को एक वास्तविक खतरे के रूप में देखना शुरू कर देता है और वो फिर से गायब हो जाता है, लेकिन जिनवू उसके ब्लड लस्ट को फाँप कर उसके हमलों को रोक देता है। कैंग अपनी आखिरी चाल चलने वाला है, लेकिन जिनवू अपने मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और एक झटके में जिनवू का ब्लेड कैंग की छाती में घुस जाता है, जिससे वो तुरंत हार जाता है। जिनवू की क्वेस्ट पूरी होती है और उसे इनाम में स्टेल्थ स्किल मिलता है। कैंग हाफते हुए पूछता है कि तुम क्या हो? जिनवू कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ बयान। जिनवू को लगता है कि उसके अंदर शक्ति और कुछ बेचैनी जैसा कुछ हो रहा है। जूही और सोंगची उन्हें बचाने के लिए जिनवू का शुक्रिया अदा करते हैं और जिनवू ने उन दोनों से कहा कि निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ताकि वो बॉस मॉन्स्टर्स को फिनिश करके उनसे बाहर मिल सके। जब जिनवू अकेले बॉस से लड़ने के लिए जाने लगता है तो वे एक कैदी से टकराता है जो अभी भी जिंदा है। ये बात कि वो जिंदा है जिनवू को कैंग से लड़ने से पहले ही पता लग गई थी और कैंग ने भी उसको बताया था कि वो एक बदमाश जिंदा है। जाहिर है वो उसे सबसे दर्दनाक तरीके से मारने का वेट कर रहा था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही किम और अन्य लोग आ गए। मरने से पहले कैंग ने यही आखिरी बात फुसफुसाई थी और जिनवू को अपना काम सौंप कर चला गया। बदमाश ने जिनवू की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वो उन लड़कियों का रिलेटिव है जिनकी उसने रेल बनाई थी। इस बात से उस बदमाश की दरिंदगी सामने आ गई कि उसने कई महिलाओं के साथ बदमाशी की है। जिनवू ने उसकी काफी बकलोली सुन ली है और वो उसका मुंह बंद करता है और बॉस के दरवाजे तक ले जाता है। बदमाश को एहसास हुआ कि जिनवू ने उसके लिए किस तरह की पार्टी की योजना बनाई है। जब वे बॉस के रूम के एंट्री गेट पर पहुंचे, डरावना कैदी डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि बॉस का रूम सिर्फ कमजोर गॉब्लिन से भरा नहीं था, बल्कि ये हॉबोगॉब्लिन्स का घर था जो मानव के मांस को खाने के लिए जाने जाते हैं। अपराधी को ठीक से पता था कि क्या होने वाला है। जिनवू को ये पनिशमेंट सही लगती है। उसने देखा कि कैसे कैदी को खा लिया गया। बदमाश की बॉडी गायब होने के बाद जिनवू ने अपना ध्यान मेन बॉस की ओर किया, जो कि कमरे में दूसरी तरफ अकेला बैठा था, जबकि उसके नौकर अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं। जिनवू ने बॉस के ठीक सामने जाने के लिए अपनी डैश एबिलिटी का इस्तेमाल किया और इससे पहले कि बॉस कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो अपना सिर खो चुका था। कैदी को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी योजना ने जादू की तरह काम किया। बाकी सभी हॉबोगॉब्लिन्स को भी उतनी ही आसानी से जिनवू ने मार गिराया और जब खून खराबा खत्म हुआ तो जिनवू का लेवल 2 गुना बढ़ गया था। बाहर जिनचुल वहाँ पर आता है और वो ये जानकर हैरान रह गया कि कैंग एक गुप्त सीरियल किलर था। उसने खुद को एक लापरवाह सुपरवाइजर होने के लिए अपने आप को दोषी माना। छोटी बच्ची उसे एक बचे हुए लोगों के पास ले जाती है और जिनचुल उनके बीच जिनवू को देखकर दंग रह जाता है। वह सोचता है कि कैंग को किसने हराया होगा और जिनवू को टेंशन होने लगती है। उसे लगता है कि अब उसका पर्दाफाश होने वाला है, लेकिन फिर अचानक से सोंगची आगे आता है और बोलता है कि उसने कैंग की माँ कैंग को हराया है। जिनचुल ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा और ये सोचा कि उसकी रैंक के जैसा कोई व्यक्ति कैंग को कैसे हरा सकता है। सोंगची ने बताया कि ये एक बड़े मिलकर्स वाली हीलर की बदौलत हो पाया। जिनचुल अभी भी डाउट में है, लेकिन वो अभी के लिए इसको इग्नोर करने का फैसला करता है। इस बीच जिनवू को एहसास होता है कि उसे घमंडी नहीं होना चाहिए कैंग को हराने के बाद, क्योंकि वो जिनचुल को देखकर समझ जाता है कि वो ए रैंक पर है और जिनवू जानता है कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। सोंगची बीच में आने के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि उसके पास कोई न कोई कारण तो होगा अपनी असली ताकत छिपाने के लिए। वो कहता है कि जो उसने उनकी जान बचाई है उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है। कुछ टाइम बाद जिनवू जूही से मिलता है और जूही नोटिस करती है कि जिनवू बदल गया है, लेकिन वो अभी भी मिशन के दौरान घबरा जाती है। वह सोच रही है कि वे एक सफल हंटर बनने के लिए तैयार नहीं है। उसे याद है कि कैसे पहले के मिशन के दौरान वो उसके बदसूरत पिछवाड़े को बचाती थी और वो हमेशा चोटें उतरता था। वह उसे याद दिलाती है कि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको रात को देगा डिनर पार्टी। वो ऐसा स्टोन निकालती है जो उसने उसे दिया था और कहती है कि वह अपने माता पिता को काम में मदद करने के लिए एक ओनली फैन शुरू करने वाली है। वो उसे कहती है कि जब भी खाली टाइम हो तो वो उससे मिलने आए ताकि वो उसके साथ उसके ओनली फैंस के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सके। What do you mean by that? और जब वे अलविदा कहती है तो वह स्टोन वापस दे देती है और जूही जाने से पहले कहती है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कोई भी उसके मिलकर्स को नहीं देख पाएगा और सबको जिनवू की गंदी शक्ल को देखना पड़ेगा। जूही को जाता देख जिनवू सोचता है कि फ्यूचर में रेल बना दूंगा इसकी। फिर जिनवू को डोंगसुक के भाई के बारे में जिनचुल की चेतावनी याद आती है
वे जानता है कि डोंगसुक एक एस रैंक हंटर है और जुनचुन ने बताया था कि डोंगसुक किसी की परवाह नहीं करेगा, वो उन सभी को मार डालेगा जो डोंगसुक के मारे जाने के टाइम वहाँ मौजूद थे। जिनचुन समझाता है कि वो एस रैंक हंटर्स को नहीं छू सकते हैं क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं और जिनवू को अपने परिवार के साथ भागने की सलाह देता है। इससे जिनवू को एहसास होता है कि उसे खुद की और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। अगले दिन जिनवू और जिनहो एक सी रैंक डंजन पर रेड मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिनहो एक स्ट्राइक टीम को इकट्ठा करने के बारे में शीघ्र बगाड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार गंदी शक्ल वाले हंटर्स को चुनता है क्योंकि वो वैसे भी लड़ने वाले तो है नहीं। जिनवू ग्रुप में एक नाबालिग लड़की को देखता है और बाद में उसकी रेल बनाने का फैसला करता है और फिर वो नाबालिग लड़की, जिसका नाम सॉन्ग ही है, वो उसके पास आती है और कहती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो तो कहती है कि वो एक हंटर बनने के लिए क्वालिफाइड है और वो भी जिनवू की तरह ई रैंक हंटर है जिसे रेड का अनुभव नहीं है। जिसके जवाब में जिनवू बोलता है कि ठीक है, फिर वहाँ जाके खड़ी हो जाए बैन की पकौड़ी। नहीं, जिनवू बैन की पकौड़ी नहीं बोलता उसको, जिनवू तो बोलता है बैन की। जिनवू बाकी हंटर से कहता है कि वे बाहर रहेंगे जबकि वे और जिनहो डंजन से निपटेंगे। एक हंटर पूछता है, सच में क्या हमें कुछ नहीं करने के लिए 3 मिलियन मिलेंगे? जिन्होंने कंफर्म किया हाँ, और ये भी कहा कि अगर उन्होंने इस ऑफर के बारे में किसी को बताया तो उन्हें 10 गुना ज्यादा देना होगा। नए कवच को पहनकर जिनहो रेड के लिए रेडी हो जाता है। जिनवू उसे धक्का देता है और जिनहो जमीन पर गिर जाता है। जिनवू उसे कवच को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसमें हिल भी नहीं सकता है। वे गेट में एंट्री करते हैं और बदसूरत बेकार हंटर सोचते हैं कि वे दोनों अपना दिमाग खो चुके हैं। कम रैंक वाले हंटर एक डंजन को क्लियर कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद जिनहो गेट के बाहर निकलता है और सभी को पता चलता है कि डंजन क्लियर हो गई है। वे हैरान हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने बॉस को कैसे हराया। फिर जिन्होंने एक और बम फोड़ा। वे एक दिन में 3 डंजन क्लियर करेंगे और सभी को कुल मिलाकर 9 मिलियन कमाने का मौका मिलेगा। जिनवू मॉन्स्टर को मक्खन की तरह काटता है। हर हमले के साथ उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। जिन्होंने जिनवू को एक नए स्किल को यूज करते हुए देखा, खासकर स्टेल्थ स्किल को, जो उसे इनविजिबल होकर फाइट करने में मदद करता है। जिन्हो लूट का सामान इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ जिनवू को एहसास होता है कि उसकी माना का लेवल अभी भी कम है, इसलिए वह अपनी बुद्धि को बढ़ाने के बारे में सोचता है। फिर उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, उसने आवश्यक लेवल को छू लिया है और अब वे अपनी जॉब चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड में मैनेजर सॉन्ग को पता चलता है कि किसी ने सी रैंक गेट हासिल करने के लिए 150 मिलियन तक दिए हैं। उसके असिस्टेंट ने उसे जिनहो की स्ट्राइक टीम के बारे में बताया और उसके अमीर बाप अंबानी के बारे में भी, लेकिन सॉन्ग को लगता है कि वे सब पागल हो गए हैं। जब वो टीम मेंबर्स की जानकारी को चेक करता है तो उसकी नजर जिनहो पर पड़ती है, जिससे वो उत्सुक हो जाता है। सॉन्ग को संदेह है कि जिनहो की रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि वे 3 बड़ी मुसीबतों से बचा है अभी तक, जिसमें बाकी हंटर मारे गए थे। जाहिर है कि जिनहो कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। सॉन्ग जिनहो इस समूह को ट्रैक करता है और उन्हें पिकनिक मनाते देखकर हैरान रह जाता है। सॉन्ग उसके पास आती है और उसे ये बताती है कि इससे आगे जाना मना है। सॉन्ग जिज्ञासु बिल्ली की तरह पूछता है कि क्या वो भी टीम का हिस्सा है और सोचता है कि जिनवू कहाँ है। जिनवू के अकेले डंजन को क्लियर करने का एहसास होने पर सॉन्ग को लगता है कि वे आदमी एक बीच होगा और वे वहाँ से जाने का फैसला करता है। कुछ टाइम बाद जिनवू गेट के बाहर आता है और कुछ निजी काम निपटाने के लिए जिनहो से 1 दिन की छुट्टी मांगता है। जिनहो बताता है कि उन्हें अभी भी उसके द्वारा बुक की गई डंजन को क्लियर करना है और रद्द करने का मतलब है उन्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस बीच चोई को फिर से जेजू आइलैंड पर रेड के बुरे सपने आते हैं। वो अपने प्लान को लागू करने के लिए रेडी है। वापस जिनवू के पास वो एक कैफे के बाहर सॉन्ग से मिलता है और वे ड्रिंक करने के लिए अंदर जाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरफ से सॉन्ग जिनवू को रिक्रूट करने की कोशिश करता है। जिनहो जो अमाउंट उसे दे रहा है वो उसका 2 गुना देने को कहता है। जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड की वैल्यू के बारे में पूछता है और जिनवू को पता चलता है कि 50 बिलियन के करीब है। जिनवू हंसते हुए कहता है कि वह उसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने उसे 30 बिलियन की कीमत वाली बिल्डिंग देने का वादा किया है। हैरान सॉन्ग देखता है कि जिनवू उठकर जाने लगता है, लेकिन फिर जिनवू गायब हो जाता है और उसे गले को काट देता है, जिससे सॉन्ग घबरा जाता है। सॉन्ग बताता है कि उसे डंजन मार्केट में खोज करते टाइम जिनवू का नाम पता चला। गिल्ड को नए हंटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए सी रैंक डंजन की आवश्यकता है, लेकिन जिन्होंने उन सभी को खरीद लिया है। सॉन्ग कसम खाता है कि वह और उसका असिस्टेंट ही एकमात्र है जो जिनवू के बारे में जानते हैं और अपनी जान के डर के मारे वो चुप रहने का वादा करता है। जिनवू
उसे ये कहते हुए छोड़ देता है कि उसकी टीम को अपने लक्ष्य के लिए सी रैंक गेट्स की आवश्यकता है। वो 3 गेट को 900 मिलियन में बेचने का ऑफर देता है, लेकिन सॉन्ग मोल तोल करके 600 मिलियन तक बोलता है और जिनवू कीमत से सहमत हो जाता है। अलविदा कहने से पहले जिनवू सॉन्ग को मुंह खोलने के लिए कहता है और उसके मुंह में अपना डाल देता है हीलिंग पोशन। सॉन्ग पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जिनवू उस पर भरोसा करता है, लेकिन जिनवू उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। घर वापस आकर जिनवू को बताता है कि उन्हें सॉन्ग से 600 मिलियन मिले हैं। वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जिनवू ने इतनी बड़ी हुई कीमत पर डंजन कैसे बेची, और जिनवू इसे सीक्रेट रखता है। जबकि सॉन्ग को अपने ऑफिस में पता लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि सी रैंक डंजन आधे से भी कम कीमतों पर मिल रही है। तभी सॉन्ग को जिनवू का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपना हिसाब बराबर हुआ और वो सॉन्ग के जासूसी के बारे में भूल जाएगा। सॉन्ग राहत की सांस लेता है, ये जानकर कि उसकी मरते मरते बची है। फिर जिनवू शहर छोड़कर जंगल में चला जाता है अपनी जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। वो जानता है कि ये कठिन होने वाला है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए रेडी है। वो सिस्टम में नोटिफिकेशन को यस करता है और एक पोर्टल ओपन होता है। अंदर कदम रखते हुए वह सोचता है कि किस तरह का नाइटमेयर उसका इंतजार कर रहा है। डंजन में एकदम सन्नाटा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि वो जब तक अंदर है वो हील मैजिक का यूज नहीं कर सकता है और वो बाहर नहीं निकल सकता है जब तक कि वो डंजन को क्लियर नहीं कर लेता है। एक नाइट उसकी ओर आता है और जिनवू अपना डैगर निकालता है और हमला करता है, जिससे कुछ नहीं होता नाइट को। वो एक गंभीर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डैगर नाइट के कवच के खिलाफ एक चम्मच की तरह है। परेशान होकर वे अपने हाथों से हमला करता है और एक तेज हमले से नाइट की खोपड़ी उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर अचानक नाइट का एक ग्रुप जिनवू की मां बहन करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ जिनवू अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है। उसका भाई यूसुंग एक गिल्ड शुरू करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसे एस रैंक हंटर नहीं मिल रहा है और वो बाहर के देश से रिक्रूट करने के बारे में सोच रहा है। वो जिनवू को बीच में न आने की चेतावनी देता है, लेकिन जिनवू चुप रहता है, ये जानते हुए कि जब उसका भाई जिनवू के बारे में जानेगा तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। और दूसरी तरफ डंजन में नाइट्स ने जिनवू की दुनिया हिला रखी है और जिनवू नाइट्स को कुचलने के लिए अपने तगड़े बल का उपयोग करता है, लेकिन उसको कुछ अजीब लगता है। उसे किसी इनविजिबल चीज का आभास होता है। वो अपना हथियार निकालता है और इनविजिबल असासिन को चाकू मार देता है। एक जादूगर जिनवू पर हमला करता है, लेकिन चूक जाता है और जिनवू को पता चलता है कि दुश्मन देखे देखे लग रहे हैं। वो जानता है कि सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं। उसे पता है कि उनसे निपटना मुश्किल होने वाला है और उसने फैसला किया कि जादूगरों से निपटने के लिए उसे अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिनवू लड़ता रहता है, उसकी थकान भी बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है और उसे कवच मिलता है इनाम के तौर पर। वो इसे आजमाने का फैसला करता है और उसे पता लगता है कि ये इनविजिबल है और ये कवच उसकी बॉडी मूवमेंट को भी नहीं रोक रहा है। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से प्राप्त करने के बाद वे डंजन में और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है। वे इसे खोलता है और बॉस से मिलने के लिए खुद को तैयार करता है। सिंहासन के कक्ष में प्रवेश करते ही उसे तुरंत एक शक्तिशाली व्यक्ति का आभास होता है और नाइट कमांडर इग्रिस उसके सामने आता है। जिनवू को महसूस होता है कि ये उन सभी से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इनसे वो अभी तक लड़ा है। फिर भी जिनवू उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस अचानक उस पर हमला करता है। जिनवू डॉज करता है, लेकिन हमले से उसके पीछे का एक खंभा टूट जाता है। इग्रिस फिर से हमला करता है और जिनवू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उड़ जाता है। इग्रिस से बराबरी की फाइट करने की कोशिश करते हुए उसे पता चलता है कि उसके हमले काम नहीं कर रहे हैं। इग्रिस वापस हमला करता है और जिनवू पर भारी पड़ता है और उसे पीछे धकेल देता है। जिनवू को एहसास होता है कि वह इग्रिस की स्पीड से तो मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसकी ताकत से नहीं, और उसका डैगर भी उसे कवच के सामने बेकार है। वो सोच रहा है कि इस फाइट को कैसे जीता जाए। वो बिना डैगर के ही फाइट करने का फैसला करता है। वो अपने कोमल हाथों से लड़ने के लिए तैयार है। दादाजी अपने ऑफिस में बैठे हैं और जिनचल वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि चोई निकलने के लिए रेडी है। दादाजी को चोई का एक कॉल आता है जो कंफर्म करता है कि उसका ग्रुप निकलने के लिए तैयार है। चोई मिशन को मंजूरी देने के लिए दादाजी को थैंक यू बोलता है। दादाजी उन्हें याद दिलाते हैं कि पब्लिक अभी भी जेजू आइलैंड को याद करती है और उन्हें सावधान रहने को बोलता है। डंजन में वापस इग्रिस बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता है और जिनवू को इधर उधर फेंक रहा है। इग्रिस मुक्को की छड़ी लगा देता है, जिससे जिनवू दीवार से टकरा जाता है।
हमलों को रोकने के बावजूद जिन्वो को लगता है कि उसने 500 HP खो दी है। वो अपने कवच को थैंक यू बोलता है, वरना वो अब तक खत्म हो गया होता। उसे लगता है कि स्पीड उसकी मदद करेगी, इसे जिन्वो अपने डैश स्किल को एक्टिवेट करता है। इग्रिस के चारों ओर घूमता है और आखिरकार उसे पीछे धकेलने में कामयाब होता है। हालांकि उसके बाद के हमले निशाने से चूक जाते हैं और इग्रिस उसे और भी ज्यादा पेलता है। जिन्वो ने देखा कि उसके स्किल उसके डिफेंस को बढ़ा रहे हैं। पिटाई जब तक जारी रहती है जब तक जिन्वो इग्रिस से सिर पर एक शानदार लात नहीं मारता। इससे इग्रिस और भी क्रोधित हो जाता है और फिर तो पूछो ही मत। जिन्वो को मार मार कर वो सिंहासन पर बिठा देता है और उसे खत्म करने के लिए रेडी है। हार मानने से इनकार करते हुए जिन्वो ने तलवार को रोक दिया, फिर अपने खंजर से इग्रिस को आंधा कर दिया, जिससे इग्रिस के चीखें निकल जाती है। अपनी पूरी ताकत से जिन्वो ने इग्रिस को दीवार की ओर धकेला। इग्रिस उसके खिलाफ जिन्वो के डैगर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जिन्वो की इन्वेंट्री में वापस आ जाता है और उस डैगर के इस्तेमाल से जिन्वो ने इग्रिस की गर्दन को निशाना बनाया। अपने पास मौजूद पूरी ताकत से जिन्वो ने हमला किया। डैगर उसके आर पार हो जाता है, जिससे इग्रिस की बत्ती बुझ जाती है। विजेता जिन्वो अपने आप को लकी महसूस करता है, क्योंकि इग्रिस उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। सिस्टम उसे एक एस रैंक हेलमेट और रूरल हैंड नाम के एक नए स्किल के लिए एक रून स्टोन इनाम में देता है। उसे आश्चर्य है कि इग्रिस को मारने के बाद उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन क्यों मिला। उसे लगता है कि उसने पहले ही डंजन को क्लियर कर लिया है, लेकिन अचानक काफी सारे पोर्टल सामने आते हैं और सिस्टम उसे मैसेज देता है कि जितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं वो करो। एक टाइमर शुरू होता है और अनगिनत नाइट्स उसे कमरे में आते हैं। जिन्वो उनसे लड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसका गैंग बैंग होने वाला है। छिपने के लिए वो अपने स्टेल्थ स्किल का उपयोग करता है, पर एक जादूगर का जादू उसकी एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो कटने वाला होता है, वो नाइट पर अपना मर्डरस इंटेंट एबिलिटी का यूज करता है, उनको रोकने के लिए और उन पर हमला करने के लिए। जिन्वो की माना भी कम होने लगती है और उसे एहसास होता है कि केवल 5 मिनट ही हुए अभी तक वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन एक नाइट के हमले से वो इसे गिरा देता है। वो एक बॉल की तरह इधर उधर फेंका जा रहा है और उसे एहसास होता है कि उसके भरोसेमंद टेलीपोर्टेशन स्टोन के बिना उसके बचने का एकमात्र तरीका नाइट की विशाल सेना से लड़ते रहना है। वो नाइट के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो थक जाता है और अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसके पास थोड़ी सी एचपी बची है, लेकिन वह हार मानने से इनकार करता है और हाथ पर चलाता रहता है। पर आखिरकार वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसे उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो उसे बता रहे हैं कि उसने बहुत कुछ कर लिया है और वो अपने पुराने रूप की कल्पना करता है, जो ये देखकर आश्चर्यचकित है कि वे कितना लंबा और फिट हो गया है। लेकिन फिर उसका पुराना रूप उसे याद दिलाता है कि बदलाव सिर्फ ऊपर से है, अंदर से जिन्वो अभी भी कमजोर, गंदी शक्ल वाला और मरने की कगार पर है। जिन्वो की परछाई उसे ताना मारती है और कहती है कि वे अलग दिख सकता है, लेकिन वह अभी भी एक गंदी शक्ल वाला डरपोक, कामचोर, कायर ई रैंक हंटर है और उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। जैसे ही जिन्वो को जमीन पर पटक दिया जाता है तो नाइट आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वो देखता है कि उसका डेली क्वेस्ट का टाइम समाप्त होने वाला है। ठीक समय पर उसे डेली क्वेस्ट पूरा ना करने के लिए दंड मिलता है और उसे ठीक उसी टाइम पर पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जब वो पेनल्टी जोन में आता है तो जिन्वो इस बात से खुश होता है कि पनिशमेंट ने उसके गंदे पिछवाड़े को बचा लिया है। वो सोचने लगता है कि क्या वो लकी था या फिर सिस्टम गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा है। वो शॉप ऑप्शन से स्टेमिना पोशन लेता है, लेकिन फिर विशाल सेंटीपीड उसे घेर लेते हैं। छोटी बच्ची की तरह घबराने के बजाय वो उन सब पे ऐसे हमला करता है जैसे कि इन सेंटीपीड ने उसकी बहन को छेड़ दिया हो। वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए उन्हें खत्म कर देता है और उसके कई लेवल बढ़ जाते हैं। और तो और उसके पास अभी भी 10 मिनट का टाइम बचा है। वो शॉप में काफी सारे इक्विपमेंट देखता है और एक नाइट क्लैड डैगर लेता है, जो कवच वाले नाइट को काटने के लिए एक बहुत बढ़िया वाला वेपन है। इसके बाद इग्रिस से मिले एक रून स्टोन का उपयोग करते हुए वो रूरल हैंड के स्किल को अनलॉक करता है, जिससे वो जेडाई बन जाता है और अपने दिमाग से चीजों को हिला सकता है। जब उसका टाइम खत्म होता है तो उसे वापस डंजन में फेंक दिया जाता है और वो सेकंड राउंड के लिए रेडी है। दूसरी तरफ घर वापस आकर जीना सोच रही है कि जिन्वो कहाँ है। उसे लगता है कि शायद वह अपनी नई अजनबी गर्लफ्रेंड से टपाटप कर रहा होगा, पर वो इसे हंसते हुए टाल देती है, ये सोचकर कि यह संभव है क्योंकि उसका छोटा है दिमाग और वह उम्मीद करती है कि वे उसकी स्टूडेंट टीचर मीटिंग को भूल न जाए। इस बीच चॉय का ग्रुप एक और जेजू आइलैंड रेड के लिए तैयार हो रहा है। चा को पहले वाली रेड को मिस करने के लिए बुरा लगता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पानी से कुछ अजीब मानव वाइब आती है। डंजन में वापस जिन्वो अपने नई डैगर से नाइट्स को आसानी से काट देता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि उसे कोई एक्सपी नहीं मिल रही है। फिर वे जादूगर को एक अजीब जादू करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि नाइट सिर्फ समन वॉरियर है, इसलिए वो अपने डैगर जादूगरों में से एक पर फेंकता
लगता है और एक धमाके के साथ समन नाइट भी गायब हो जाते हैं। जिन्वो जादूगरों के पीछे लग जाता है और अपने नए स्किल का इस्तेमाल करके एक को पकड़ लेता है और बीच से काट देता है। लेकिन फिर 3 बचे हुए जादूगर मिलकर एक विशालकाय गोलेम को समन करते हैं। जिन्वो उसके हमलों से बचता है और सीधे जादूगरों की ओर बढ़ता है और उन्हें खत्म कर देता है। पर गोलेम उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो उसे पीछे धकेल देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। 4 घंटे बाद वो जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। उसके शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर उसे एक एडवांस क्लास के नेक्रोमेंसर बनने का ऑफर आता है। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि नेक्रोमेंसर आमतौर पर जादूगर होते हैं और उसने अपनी बुद्धि में कोई पॉइंट तो ऐड किए नहीं है। वह सोचता है कि ये फाइटिंग स्किल के लिए काफी बेकार मैच है और वह इसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इसे स्वीकार कर लेता है। उसके सर्वाइवल टाइम की वजह से और उसने जो मॉन्स्टर की धुलाई की है उसकी वजह से उसे बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। उसके पॉइंट आसमान छूते हैं और उसको चारों ओर से एक डार्क एनर्जी घेर लेती है और उसका लेवल शैडो मोनार्क में अपडेट हो जाता है। जॉब चेंज पूरा होने के साथ उसको नाइट्स की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसको उनकी शैडो एक्सट्रैक्शन करने की एबिलिटी मिली है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए उसे एक कमांड वर्ड की जरूरत है। इसलिए वो अराइज वर्ड को चुनता है और नाइट्स फिर से खड़े हो जाते हैं और उसके चेले बन जाते हैं। शैडो एक्सट्रैक्शन के अलावा जिन्वो को शैडो स्टोरेज नाम का एक स्किल भी मिलता है। शैडो एक्सट्रैक्शन उसे उसकी माना की मदद से शैडो नाइट बनाने में मदद करता है और शैडो स्टोरेज की मदद से वो उन सैनिकों को जब चाहे छुपा सकता है और जब चाहे उन्हें समन कर सकता है। पर समस्या ये है कि यदि टारगेट बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत लंबे टाइम से मर चुका है तो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाएगा। लेकिन जिन्वो का लक्ष्य बड़ा है, वे एग्रेस को कंट्रोल करने पर अपनी नजर टिकाता है। वो अपने एक्सट्रैक्शन स्किल का उपयोग करता है और अपने अंदर एनर्जी को महसूस करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो फिर से प्रयास करता है और ये दूसरी बार भी फेल हो जाता है। तुमसे ना हो पाएगा। जिन्वो को लगता है कि इग्रिस उसके राजा का वेट कर रहा है, लेकिन वो उसे उसकी सेवा करने के लिए कहता है। अपनी आखिरी कोशिश में वो सफल होता है और इग्रिस को अपने सैनिकों में से एक बना लेता है और इग्रिस और पूरी शैडो सेना जिन्वो के सामने घुटने टेक देती है। वह हैरान रह जाता है और घोषणा करता है कि वे सभी अब उसके साथ हैं। इस बीच हंटर्स चींटी के शरीर को जहाज पर ले आते हैं जो उन्हें पानी में मिली थी। जो एक चींटी के शरीर की जांच करता है और एक चौंका देने वाली डिस्कवरी करता है कि चींटियां इवॉल्व हो रही है क्योंकि इस चींटी के पंख निकल